हम लोग जिस समाज से आते हैं बिहार, वहाँ जमीनें नहीं बिकती, वहाँ इंसान की इज्जत बिकती है। राइट। बहुत से लॉस ऑप्शन में करते हैं, खासकर बायर। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर मान लो आपके पास 5 लाख रुपए और आपको सिर्फ बाइंग ही करनी, तो रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत क्या है? अगर आप रोज रोज ट्रेड करते हो, आप बाइंग करके पैसा नहीं बना सकते। इस बात को स्टैम्प पेपर पर लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप एवरीडे ट्रेड करते हैं, बाइंग करके पैसा नहीं बना सकते, तो कैसे बना सकते? याद रखिए कि अगर 5 से 7 ही ट्रेड करना है, तो 2 नियम आपको याद रखना। अगर इंट्राडे करनी तो वॉल्यूम को रीड करो, और स्विंग करनी है तो हिलेगा मिलेगा जो हमें बताई है उस पे चले जाओ। बिल्कुल नया व्यक्ति भी आकर बाजार में, जो आज फर्स्ट डे मार्केट में लॉन्च हुआ है, वो पहली बार उसने चार्ट ओपन किया है, उसको भी हिलेगा मिलेगा बताएगा कि किस साइड बाइंग करना है, किस साइड सेलिंग करना है। आपने हमेशा अपग्रेड किया चीज़ों को, स्ट्रेटजी को। तो उसी में हमारी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैंने कुछ नए एडिशंस किए हैं, जैसे उसमें हम वॉल्यूम कैसे ऐड करके देखें, हम उसमें ORB कैसे देख सकते हैं, VWAP वगैरह थोड़ा बहुत और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि प्राइस एक्शन, FVG, OI सारे ओवररेटेड है और वॉल्यूम है जो अंडररेटेड। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपके स्क्रीन पर कोई इंडिकेटर होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग आते हैं ना, बहादुर से कहेंगे मैं तो बस लाइन खींचता हूँ, 2 लाइन से ट्रेड कर लेते हैं। कहूँगा साहब आप अभी इंटरमीडिएट में, यहाँ पे रेड लाइन अंदर चला गया, लोग क्या करेंगे? बाइंग कर लेंगे। यहाँ पे चला गया, बाइंग करने की सोचेंगे। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, बाइंग करने की सोचेंगे। इसमें नहीं करना था। क्यों नहीं करना था सर? नीतीश सर, आप एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे आज भी गवर्नमेंट जॉब्स को लेके एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। मैं भी उसी जगह से आता हूँ कि आप करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, और ट्रेडिंग की तो बात दूर दूर तक नहीं होती है। आपने एक ऐसे समय में शुरुआत की, लगभग 25-26 साल पहले, 1998-99 में ट्रेडिंग करना, जो कि एक, मुझे लगता है अगर मैं आज कहूँ कि मुझे ट्रेडर बनना है तो मेरे लिए बहुत भारी काम है, एंड ऐसी जगह पे तो और ज़्यादा भारी काम है। तो आपने कैसे शुरुआत की? देखिए, सबसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे कि ट्रेडिंग को कहीं से भी जुआ से ज़्यादा नहीं समझा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी वो इंडिया में सिर्फ वो जैसे मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो पटना या बिहार वो जगह नहीं है। मैं समझता हूँ कि लगभग जगह पे, सिर्फ मैं समझता हूँ गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को छोड़ दी जाए तो हर जगह पे ट्रेडिंग को जुआ ही समझा जाता है। तो हमारी शुरुआत की क्या है कि मैं उस दशक में शुरू किया हूँ जहाँ पे कि ना टेक्नोलॉजी थी। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि हर कुछ इन्फॉर्मेशन तेज़ी से मिल जाती है। आपको अगर कुछ सीखना है, सिखाना है तो आसानी से मिल जाता है। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास जो भी चीज़ें हैं मैनुअल हैं, और इवन आपको अगर पिवट पॉइंट को भी, पाइवट को भी कैलकुलेट करना है तो रोज़ का क्लोजिंग और ओपनिंग सब देख के आपको कैलकुलेट करना है। राइट। तो मुश्किलें काफ़ी थी, इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम थी। दूसरी चीज़ कि आपके पास चैलेंजेस ज़्यादा थे। चैलेंजेस ये कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये समझ लें आप कि पिताजी जॉब करते थे, और जॉब करने वालों की परेशानी क्या है कि जब सैलरी आती है तो 15-20 दिन में खत्म हो जाती है, 20 तारीख के बाद फिर से इंतज़ार करो। राइट। तो वहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं और आपको लॉसेस होती है तो मुसीबत होगा। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ ये था कि मैं घर में अकेला था। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी, कोई और ऊपर से बड़ा भाई नहीं था, अंकल वगैरह नहीं थे। तो मेरे साथ था कि कोई पूछने वाला नहीं था। पिताजी थे, वो अपना जॉब करते थे, चलो भाई हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो कॉलेज लाइफ़ से हमने स्टार्ट की, कॉलेज लाइफ़ से थोड़े बहुत जो भी, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग आते हैं तो बहुत कम पैसे लेके आते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000। अब के जो जनरेशन आती होगी वो 20,000, 25,000 लेके आते होंगे। हमारे टाइम पे तो और कम लेके आने वाले थे। तो उस तरह से आते हैं, तो आप जब पैसा लगाकर देखते हैं, स्टार्ट जब होता है तो कोई एफ-एन-ओ में नहीं आता है, अब के जनरेशन एफ-एन-ओ में आता है। तो कैश में आप जाते हैं और पैसा तुरंत बढ़ जाता है। तो माइंड में रहता है कि भाई बैंक में तो हमें 1 साल लगता है, यहाँ तो बहुत जल्दी बढ़ता है। शुरुआत में लोग छोटा पैसा ही लगाते हैं, बाद में जब वो आदत लग जाती है, फिर बड़ा लगाते हैं, फिर नुकसान होता है, फिर रिकवरी करने जाते हैं। तो जर्नी वहीं से शुरू हो जाता है, और समय कब आपका निकल जाता है 2, 4, 5 साल पता ही नहीं चलता है। आज के टाइम में तो क्या है कि लोग आते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं, बहुत सारी क्लासेज़ हैं, कोर्सेज़ हैं, इधर गए, उधर गए, टीवी चैनल है। तो अब क्या है, अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, मैं ये समझता हूँ, और लोगों के पास क्या है कि उतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे तो शुरुआत का 10 साल ऐसे ही निकल गया, और 10 ईयर सर्वाइवल बहुत बुरा होता है। बुरा ये होता है कि ये मार्केट बहुत ब्रूटल है, राइट। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ब्रूटल इस केस में है कि अगर आप ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चूँकि मैं आज के युवाओं को ये कहूँगा कि आपके पास तो टेक्नोलॉजी है, आपको बस अपना डिसिप्लिन पे काम करना है। अपने टाइम पे वो भी नहीं था, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं।
जब लॉसेज होते हैं तो काफ़ी पेन होता है, और उसके बाद आप उस लॉसेज को किसी को बता नहीं सकते हैं। आपको फील होता रहेगा आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, वो होता नहीं है। वो दरवाज़ा कब खुलेगा ये नहीं लगता है। दूसरी चीज़ कि आपका बात सुनने वाला भी घर में कोई नहीं होता है, बाहर वाले नहीं होते हैं। आप कहीं पे जाते हैं किसी के पास, बैठते हैं, वो जानता है कि आप क्या करते हैं, उसके बाद ही पूछेगा क्या करते हो? हुँ। वो आपको क्या करते हो पूछने का मतलब आपको उपहास उड़ाना है। आप शादी-विवाह पार्टी में कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी बात निकाली जाएगी, आपके मज़े लिए जाएँगे। लोगों का काम है ये, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोफ़ेशन है, इसको हमारे टाइम पे और आज भी कोई मानने को तैयार ही नहीं कि प्रोफ़ेशन है, जुआ है, गैम्बलिंग है। और आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बढ़ जाता है तब, क्योंकि आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलता, उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब आप बाज़ार में आते हैं, तो बाज़ार आपसे आपके सब कुछ छीन लेता है। आप आएँगे तो एक क्वेश्चन करता है कि दाँव पे क्या-क्या लगाओगे? आपका आंसर होना चाहिए सब कुछ। सब कुछ से कम अगर आपने कुछ भी आंसर दिया, तो बाज़ार सब कुछ छीन लेगा। और बाज़ार सब कुछ छीन लेगा मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ़ पैसा लेगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपकी नींद, चैन, इज़्ज़त, स्वास्थ्य, फैमिली सब कुछ छीनेगा। ये बाज़ार का स्वभाव है। उसी सब कुछ के चक्कर में क्या हुआ कि स्टार्टिंग फेज़ में हमारे हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, और गाँव की कुछ ज़मीनें थी। ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जिनकी तो ज़मीन भी बेचारे को नहीं है। तो कुछ ज़मीनें थी। कुछ मतलब कि करीब डेढ़ 2 बीघे के आस-पास हम लोग का ज़मीन मिला था। 2 बीघा मतलब आप समझ लें कि कितने होते हैं इधर का पता नहीं, हमारे यहाँ तो कट्ठा बीघा पे चलता है हुँ। बिहार में। 2 बीघा ज़मीन थी। बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं था उस समय। हमें अपनी जो बिकने लायक ज़मीन थी, 3 बार हमने ज़मीनें बेच दी, स्टॉक मार्केट के लिए। हर 2 साल, 3 साल का, 4 साल का गैप करके 3 बार ज़मीनें बेच दी। हमारे गाँव जब जाएँगे, आप कभी पता करेंगे तो मालूम चलेगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ क्या है। और हम लोग जिस समाज से आते हैं बिहार से, वहाँ ज़मीनें नहीं बिकती, वहाँ इंसान की इज़्ज़त बिकती है। राइट। ये बात आपको ध्यान से समझना है कि वहाँ ज़मीन नहीं बिकता। जिस दिन आप ज़मीन बेचते हैं, आपको गाँव वालों में, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त चली जाती है। लोग कमेंट करने के तो तैयार हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में देखिए आपके शुभचिंतक काफ़ी कम लोग हैं। वो दिखाते हैं कि हैं, वो होते नहीं हैं। हुँ। तो ज़मीनें बिकी तो वो भी काफ़ी पीड़ा हुई, और ज़मीन बेचने में सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि अगर वो आपके नाम पे हो, आप बेचते हैं तो समस्या कम है। पिताजी के नाम से थी। पिताजी को रजिस्ट्री ऑफ़िस जाना पड़ता था। तो उनकी आँखों में कहीं न कहीं मैं देखता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे काफ़ी पीड़ा होती थी देखकर। लेकिन क्या है, मार्केट में उसमें समझ में नहीं आता है। तो एक मिडिल क्लास का आदमी अगर आप हैं और स्टॉक मार्केट का चुनाव किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि शुरुआती चरण में आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, और सीखने में भी क्या है कि अनलर्न करने पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। जो मैं अपनी इस 25-26 साल के एक्सपीरियंस में मैंने गेन किया कि अनलर्न करना होगा। अगर आप अनलर्न नहीं करते हैं, तो इस बाज़ार में आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लर्निंग आसान है, अनलर्निंग बहुत हार्ड है। ये इसलिए कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को कह दूँ कि आपके अकाउंट में, किसी ट्रेडर को 10 लाख रुपए हैं, आपको रोज़ स्क्रीन देखना है, लेकिन महीने में 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है। बैठ के बस देखता रहना है। पूरे महीने में 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना। उसके लिए वो कहेगा कि मुझे जेल में डाल दो, मेरे लिए पनिशमेंट है, लेकिन मैं तो ये काम करूँगा। हुँ। मतलब अकाउंट में पैसे हो, सामने मार्केट चल रहा हो, ट्रेड ना करें, पनिशमेंट से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। राइट। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं बाज़ार में, जो मार्केट खुला 9:15 में ही ट्रेड ले लेंगे, और 9:30, 9:45 तक लॉस कर लेंगे, और पूरा दिन मार्केट को देखने का आनंद प्राप्त करेंगे कि भाई चलो मेरे हिस्से का तो लॉस हो गया, अब देखते हैं। तो आपको पहले तो अनलर्न करना है, तो अनलर्न जब आप करते हैं, तो आपकी जो ओवर ट्रेडिंग वो छूट जाती है। आपकी जो ट्रेड है वो लिमिटेड हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, पैसा कमाने के लिए बाज़ार में आपको लगातार ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने सीखा है। मुझे लगता है कि पैसा कमाने के लिए अगर आप बाज़ार में कुछ ही दिन ट्रेड करें, तो आप औरों से काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, एक्टिव ट्रेडिंग में। रोज़-रोज़ ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोज़-रोज़ अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आप कहीं न कहीं गवर्नमेंट के लिए मज़दूरी कर रहे हैं, ब्रोकर के लिए मज़दूरी कर रहे हैं, और उन सबको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो रोज़ ट्रेड को अवॉइड करना है, और मैं समझ 5-6 दिन, महीने में बहुत होता है। कभी-कभी तो कुछ तो ऐसे ट्रेडिंग सेटअप है कि साल में 4-5 दिन ही आपको करना है। उसमें कर लीजिए, वो आज ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, कि जैसे आप समझो ऑप्शन के ट्रेडर होते हैं। बहुत से लॉस ऑप्शन में करते हैं, खासकर बायर। हुँ। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, और आपको सिर्फ़ बाइंग ही करनी है, कि भाई मैं करूँगा तो बाइंग ही करूँगा, और 5 लाख वाले तक बाइंग ही करते हैं, सेलिंग में उसके ऊपर निकलते हैं। या मैं कहता हूँ आपके पास 1 लाख रुपए हैं, चलो, आपको सिर्फ़ बाइंग ही करनी है।
तो रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत क्या है? किसी सेटअप को फॉलो करो, आप मुझसे सीखकर, किसी से सीखकर, दुनिया में किसी से, रोज रोज की जरूरत, अगर आप रोज रोज ट्रेड करते हो, आप बाइंग करके पैसा नहीं बना सकते। राइट। इस बात को स्टैम्प पेपर पर लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप एवरीडे ट्रेड करते हैं, बाइंग करके पैसा नहीं बना सकते। तो कैसे बना सकते हैं? सिंपल सी तरीका क्या है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो महीने में पहले 4 से 5 दिन तक लिमिट ले जाइए। जैसे ही उसमें आप आगे बढ़ते हैं, 4-5 दिन में परेशानी होती है, उसको और कम कीजिए और ईयर में मुश्किल से 7 से 8 दिन तक ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। 7 से 8 डे से ज्यादा को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि 7 से 8 दिन में ट्रेड कैसे करूं? तो भाई उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसका मैं तरीका आपको पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूं। जैसे मार्केट में से बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक मार्केट में होता है रिबैलेंसिंग। जैसे एनएसी का रिबैलेंसिंग होता है, जिसमें कि आपको स्टॉक को खरीदना ही है, कुछ इनफ्लो होगा, कुछ आउटफ्लो होगा। उस दिन ऑप्शन बायर के लिए काफी अच्छा है। रिबैलेंसिंग का यूज करो। रिबैलेंसिंग का यूज करने से फायदा क्या है कि देखिए, नियम क्या है कि जो ऑप्शन होती है, पहले तो हेजिंग प्रोडक्ट है और वो फ्यूचर को फॉलो करता है, फ्यूचर स्पॉट को फॉलो करता है। रिबैलेंसिंग के दिन ये सारा सेगमेंट गड़बड़ हो जाता है और ऑप्शन बायर के फेवर में हो जाता है। तो अगर वहां पे वो करता है, उसका फायदा है। अप्रैल इफेक्ट। अप्रैल इफेक्ट में क्या होता है कि मार्च में 30 मार्च तक टैक्स हार्वेस्टिंग के सब के कारण काफी सेलिंग आती है। अब जनरली देखेंगे 20 से 23 मार्च तक सेलिंग होती है। 23 के बाद बाजार ऊपर उठना शुरू हो जाता है नॉर्मली। बहुत बुरा दिन है तो 30 मार्च को सेलिंग होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो ऑप्शन ट्रेडर क्या करे कि वहां पे वो अप्रैल इफेक्ट का यूज करे, क्योंकि अप्रैल 15 तक जो स्टॉक होते हैं वो काफी मूव करते हैं। चूंकि नई पोजीशन बनती है, जो उन्होंने टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए कट किया उधर भी जाता है, तो उसका फायदा मिलता है। जनरली देखा गया है कि आप 10 बार में 9 बार आपको अप्रैल में 15 तक मार्केट ऊपर होती है, तो वहां पे उनको फायदा मिलेगा। मतलब आप 7 दिन 8 दिन कर लीजिए, अपने आप को कट कर लीजिए। आपको 1 लाख रुपए, आपको पैसा से ही मतलब है ना। राइट। क्योंकि ऑप्शन बायर को तो है, मैं 1 लाख लेके आया हूँ, साल मुझे 4 लाख कमाने, ये वाली माइंडसेट है, तो इसको पहले हटा लें। इसको हटा लें, बिजनेस की तरह सोचो। और मैं समझता हूँ कि जितना कम ट्रेड करेंगे उनके लिए उतना ही फायदा है। ज्यादा ट्रेड करेंगे, ब्रोकर को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, और गवर्नमेंट तो अपना स्लीपिंग पार्टनर है, वो आप कुछ कीजिए उसको तो पैसा मिलेगा। राइट। तो सबसे पहले उनको बचना चाहिए, जो मेरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनको इसलिए बचना चाहिए कि उसमें बहुत सारे जॉब वाले लोग। जॉब वाले लोग की परेशानी क्या है कि उनको सैलरी मिलती है, वो 20-25 हजार डालते हैं, लॉस करते हैं, फिर अगले महीने का इंतजार करते हैं, और वो ऑप्शन बायर है। तो उनके लिए आप महीने के 5 से 7 ट्रेड तक जाओ, धीरे धीरे उसको कम करके और कम जाओ। आपको मार्केट में बेहतर करने के लिए ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको बेहतर ट्रेड करने की जरूरत है। सर वो कैसे करें? वही तो मैं बता रहा हूं कि आप रिबैलेंसिंग का यूज करो, आप अप्रैल इफेक्ट का करो, और आप किसी भी एक्टिव ट्रेडर को कहो तुम 1 साल ट्रेड करो, और वो डबल कैपिटल से करे। आप उसकी 50% कैपिटल से करो, और ईयर एंड में आरओआई देख लो। सेबी अनुमति नहीं देती है कि आप सामने बैठा के ट्रेड करवा पाओ। राइट। दिक्कत की बात यह है, वरना मैं तो चुनाव करूं 2 व्यक्ति को, एक के अकाउंट में कहूं कि भाई आप 5 लाख रख लो, एक के अकाउंट में कहूं 2 लाख रख लो, और 1 साल के बाद मिलते हैं दोनों सामने रहे तो फिर पता लगे ना कि ये जो क्या हुआ उसमें क्या हुआ, पता लग जाएगा। क्योंकि आप ज्यादा ट्रेड करके पैसे नहीं बना सकते हैं ऑप्शन में, कम से कम ट्रेड करना होगा। ठीक है। लेकिन लोग क्या हैं, मानते नहीं है कि हमें कम से कम ट्रेड करना। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, मैं मना करता हूं कि नहीं, लेकिन फिर भी अब चूंकि एज ए आर ए से भी आर ए ट्रेड देना है तो आर ए टीम देती है, तो काम है। लेकिन फिर भी मैं मना करता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट नहीं, ज्यादा मत करो, लॉसेज होते हैं, कुछ को प्रॉफिट भी होता है। मैं मना करता रहता हूँ कि मत करो, ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। सीखने के लिए कर रहे हो ओके, लगातार ट्रेड करोगे मुश्किल होगी, खासकर बायर के लिए। बाकी आप कैश इक्विटी में स्विंग करते हैं, कमोडिटी ट्रेडर हैं, या किसी प्रकार कर रहे हैं, तो उसकी बात फिर अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप कोर बायर हो तो आपको समझना है कि लेस ट्रेड बट बेस्ट ट्रेड। महीने का 5 से 7 ट्रेड कर लो, उससे ज्यादा आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब 5 से 7 ट्रेड में अगर कौन सा करे, तो आपको याद रखिए कि अगर 5 से 7 ही ट्रेड करना है तो उसका 2 नियम आपको याद रखना। अगर इंट्राडे करनी है तो वॉल्यूम को रीड करो, और स्विंग करनी है तो हिलेगा मिलेगा जो हमने बताई है उस पर चले जाओ। लेकिन हिलेगा मिलेगा पर जब आ जाते हो तो ये बात ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 3 आवर का टाइम फ्रेम का यूज करना है। 3 आवर से कम का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो काफी एक्सपर्टीज का चीज है, क्योंकि वहां पे आपको परेशानी आएगी, खासकर रेंज बाउंड मार्केट में। राइट। अगर आप नए हैं तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको दुख देगा, तो आप कहोगे कि तो काम ही नहीं करता है।
आप याद रखिएगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम नहीं करता है। एक बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम नहीं करता है। तो अगर कोई कहता है कि काम नहीं करता है, मतलब या तो नालायक है या वो नादान है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर एक काम करते हैं, आज हम ये डिस्कशन स्विंग के अराउंड रखते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि हिलेगा मिलेगा, तो बहुत सारे वीडियोस देखे हमने आपके, लाखों लोगों ने देखे हैं, एंड बहुत सारे ट्रेडर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं, एंड आपने भी उनको हमेशा अपडेट किया, अपग्रेड किया चीज़ों को, स्ट्रेटेजी को। तो उसी में हमारी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैंने कुछ नए एडिशंस किए हैं, जैसे उसमें हम वॉल्यूम कैसे ऐड करके देखें, हम उसमें ORB कैसे देख सकते हैं, VWAP वगैरह थोड़ा बहुत और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में 10 साल जो आपका फेस है वो बहुत ब्रूटल था, जो कि आज भी वो चीज सेम है। आज मतलब भी सेम है, और आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप देखते होंगे अखबार वगैरह में कुछ लोग तो आप कर लेते हैं। हाल फिलहाल महाराष्ट्र का ये खबर था कि टीचर थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे सभी लोगों ने कर लिया था। तो बहुत ब्रूटल इस केस में है कि ये सब कुछ छीन लेता है। तो आपको सही समय पे अगर आप जागृत हो जाते हैं, सीखने लगते हैं, स्टार्टिंग फेज में सीखिए। अब सीखने का मतलब क्या है कि कुछ भी उठा के मत सीखिए। हम्म, क्योंकि अगर आप कुछ भी उठा के सीख रहे हैं तो आने वाले वक्त में जब अनलर्न करना होगा तो आपको बहुत मुसीबत होगी। राइट। देखिए, बाजार में लर्निंग बहुत आसान है, और मार्केट ही एक ऐसी चीज है, दो ही चीज है, मार्केट और पॉलिटिक्स। ये दो चीजें ऐसी है इंडिया में जहां पे कि सृष्टि का कण कण आपको फ्री में भला करना चाहता है। मार्केट में आप जाएंगे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, चैनल पे, अखबार में, हर कोई चाहता है कि रिटेलर का हम फ्री में भला करेंगे। पर रिटेलर का भला नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहती है रिटेलर का भला करते हैं, बहुत से नियम लाते हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग चाहते हैं भला हो, अखबार वाले भी चाहते हैं भला हो, टीवी वाले तो दिन भर खोल के बैठे रहते हैं कि रिटेलर का भला हो। तो ये रिटेलर का भला होता क्यों नहीं है? सेम वही देखिए पॉलिटिक्स में, जब से हमारी भारत आज़ाद हुई है तब से गरीबी मिटाई जा रही है। जब जब इलेक्शन होती है गरीबी मिटाई जाती है। गरीबी क्या हुआ? मिटता ही नहीं है। तो बस पॉलिटिक्स और मार्केट दोनों में फ्री में दी जा रही है, काम चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग फेज में इस सब चक्कर से बचिए, और आप उन्हीं चीज़ों को फोकस कीजिए जो काम की चीज़ है, सीखने पे। अनलर्न जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मार्केट में 5-7 साल दे दिए, लर्निंग तो बहुत सारा ले लिए, अब अनलर्न करने जाएंगे तो आपको मुसीबत होगी। जैसे आज से करीब 7-8 महीने पहले मैंने वॉल्यूम के बारे में बात की कि वॉल्यूम को रीड करो। अब उसमें से 1-2 कमेंट आए कि सर पहले 5-6 साल तो आपने हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई, वॉल्यूम के बारे में क्यों नहीं बताए? वॉल्यूम बता देते तो मेरे 5-6 साल बच जाते। कमेंट आया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा, मैं मुस्कुराया थोड़ी देर, मैंने सोचा कि लोग बड़े नालायक हैं। सबसे बड़ी बात ये समझो कि वॉल्यूम पे जितनी सारी बाजार में उपलब्ध चीज़ें हैं वो हमारे काम की नहीं है, रटी रटाई हैं। तो उसके एवरेज को यूज कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो जो चीज़ें काम की नहीं है और जो मेरे पास है, तो मुझे बताने से क्या फ़ायदा? जो मेरे काम का नहीं मैं आपको क्यों बताऊं? मैं सालों वॉल्यूम पे R&D किया, और R&D करके बहुत सी ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जो बिल्कुल यूनिक है। उसी वॉल्यूम पे मैंने लोगों को बताई अन्ना कूलिंग की VPA की बुक पढ़ने के लिए। बस मात्र 200 रुपये की बुक है, फ्री में अवेलेबल है उसकी PDF। मैं चाहता तो उस बुक्स पे कोर्स बना के लोगों को करोड़ों रुपए कमा लेता। तो वॉल्यूम पे हमने डेवलप की। तो जब मैंने डेवलप किया और मैं इस काबिल हुआ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, तभी तो मैं लेकर आऊंगा, पहली बात। दूसरी कि 6 वर्षों में आपने अगर नहीं ढूंढ पाए, मतलब आप में टैलेंट नहीं था। मैं तो कम से कम ढूंढ कर लाया जब मैं जाना, और उसी पे मैंने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट दिया, वॉल्यूम मिसमैच, वॉल्यूम का बहुत सारी 10 से 12 चीज़ें हैं और भी मेरी डेवलप चल रही हैं। स्टॉपिंग वॉल्यूम, साइन वॉल्यूम, जो कि बिल्कुल रियल टाइम में काम करती है। और हमारा मानना ये है कि जब तक आपको एग्जिट नहीं आएगी आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हो। आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कर लो, किसी भी RA को, IA को, या किसी व्यक्ति को सीख लो, आपको खुद से एग्जिट नहीं आएगी, आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। एंट्री आप ले लो लेकिन एग्जिट आपको आनी चाहिए। इसका एग्जांपल सर? और उसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं। अभिमन्यु का नाम सुने हैं आप? हाँ। क्यों मारा गया था? क्योंकि एंट्री लिया था, एग्जिट नहीं लिया। एग्जिट नहीं आता था। तो ऐसे मार्केट में लाखों अभिमन्यु हैं जिनको एंट्री तो आती है, एग्जिट नहीं आती। अब कैसे? एग्जिट के एक ही दुख नहीं है कि आपने एग्जिट में लॉस बुक किया, एक कभी कभी प्रॉफिट बुक किया, वो एग्जिट भी दुख देता है। अब जैसे आप समझिए, आपने किसी स्टॉक को लिया 100 रुपए पे, आपने स्टॉप लॉस लगाई 95 की, टारगेट रखा 120 का।
वो स्टॉक जाता है 118, 119, आप 120 का टारगेट पे बैठे हुए हो, क्योंकि आपने देखा है कि मैं एसएल पे जब निकलूंगा तो टारगेट पे ही निकलूंगा, और वो 118-19 से घूम के फिर नीचे जाता है, चला जाता है 90 पे। आपका एसएल कितना था? 95। अब आपने देखा कि 118-19 पे नहीं निकले तो 95 पे क्यों निकले? फिर 90 जाता है, फिर कहते हैं नहीं अभी नहीं निकलेंगे, फिर वो 80 जाता है, फिर 70 जाता है, और आप फिर उसको एवरेज करते हो, फिर और नीचे जाता आप एवरेज करते हो, एक टाइम पे आप एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन जाते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी एग्जिट बुक करना था और लॉस का भी एग्जिट बुक करना था टाइम पे, तो एग्जिट नहीं आया। कुछ लोग होते हैं कि 100 पे स्टॉक लिया और वो बढ़ के 115 गया, उन्होंने उसको बेच दिया, 10 दिन में 15 गया, बेच दिया, अब वो स्टॉक 1-2 महीने में ही 100 से 200 चला गया। अब उनके रिग्रेट है, अगली जब ट्रेडिंग करेंगे ना, तो 100 के स्टॉक को उनको याद था कि 15 पे बुक किए थे तो ऊपर गया था, अब की बार 15 पे गया, नहीं बुक करेंगे, वो 20-25 जाएगा, नहीं बुक करेंगे, फिर से वो गिर के जाएगा और वही स्टॉक 50 पे ट्रेड करता रहेगा, वहां पे उनको एग्जिट नहीं आई। तो एग्जिट स्टॉप लॉस में भी याद रखना है, एग्जिट आपको प्रॉफिट बुकिंग में भी याद रखना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको एग्जिट में समस्याएं हैं तो करो क्या कि 50% एग्जिट कर दो। हमेशा जहां पे भी आपके अंदर से, जैसे हार्ट बीट है ना, गलत नहीं बोलता है, खतरा आने से पहले आपको बता देगा, और ये धीरे धीरे आप मजबूत बनोगे। तो आप क्या करो, 50% पोजिशन काट दो, 50 रहने देते हैं, तो होगा क्या कि आप इमोशनल जो स्ट्रांग हो जाओगे। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप चार्ट पे देखते हो, ट्रेडिंग ये नहीं है जो टीवी पे देखते हो, ट्रेडिंग वो भी नहीं कि आपने ट्रेड एक्सिक्यूट कर लिया जो चार्ट पे चल रहा है या ब्रोकर अकाउंट में चल रहा है। ट्रेडिंग जो होती है रियल आपके ब्रेन में चलती है, क्योंकि ट्रेड लेना क्या है, पहले आपका ब्रेन डिसीजन दिया, निकलना क्या है, ब्रेन डिसीजन देगा, ट्रेड लेने के बाद जो हार्ट बीट बढ़ेगा वो ब्रेन ही बताता रहेगा। तो सारा ट्रेडिंग इधर होता है, इधर नहीं होता है। और हम दोष किसको देते हैं? मेरा चार्ट खराब है, मेरा लक खराब है, मुझे जिसने बताया स्ट्रैटेजी खराब है, वो आदमी खराब है, मार्केट खराब है, कोई मार्केट में कुछ नहीं कर सकता है, करता रहेगा। तो दोष हमेशा दूसरे को देगा, कहेगा मैं ही खराब हूं। एक लाइन कहे कि मैं खराब हूं तो ठीक करना शुरू कर लेगा। तो ट्रेडिंग में सफल होने में आपको सबसे पहले मानना है कि मैं खराब हूं, बुराई मेरे अंदर है। जिस दिन आप ये मानेंगे आप सुधार शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए मार्केट क्या है, सबसे पहले जो आपसे छीनती है आपकी ईगो। अगर आपके अंदर ईगो है तो मार्केट को ईगो वाले लोग पसंद नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, उन्हें कहेगा मेरा गट्स फीलिंग कहता है कि ऊपर जाएगा। तुम्हारी गट्स फीलिंग की 2 कौड़ी औकात है बाजार में। तुम्हारे जैसे हजारों लाखों गट्स फीलिंग को रोज इधर उधर फील करवाता रहता है बाजार। यहाँ गट्स फीलिंग वालों की कोई वैल्यू नहीं है। तो बाजार में आपको ईगोलेस होना है। आपको ये मानने नहीं कि मुझे क्या लगता है, बाजार को क्या लगता है ये देखिए। मान लो आपकी लॉस हो रही है, आप लॉस बुक नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत बड़े लॉस बुक करने वाले हैं। राइट, क्योंकि बाजार का नियम है कि पहला लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। पहला लॉस जो होता है हमेशा सबसे छोटा होता है। लोग इसको नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं जा रहा है, मैं लॉस बुक करने में उनको कठिनाई होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉस को इजी बुक करो, प्रॉफिट को इजी बुक मत करो। कहना आसान है, मैंने एक लाइन में कहा, लेकिन उतना ही हार्ड है। इसको करने में लोगों को 3-4 साल लगेंगे। लॉस को आप इजी बुक करो, लॉस को जस्ट चिल होकर बुक करना है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रॉफिट को इजी बुक नहीं करना है। प्रॉफिट करना 50% करेंगे, लॉस को करेंगे तो पूरा एक बार में बुक करेंगे, प्रॉफिट को करेंगे तो आधा बुक करेंगे। इतना ही कर देना है। तो उससे होगा क्या कि जब आप राइट रहोगे तो लंबा राइड करोगे, जब आप रॉन्ग रहोगे तो शॉर्ट राइड करोगे। राइट, इसका इतना ही फायदा। जैसे कि मान लो किसी स्टॉक को आपने 100 पे लिया और उसको 170 जाता, 50% आप निकल गया। अब वो स्टॉक 170 से चला जाएगा, अगले आने वाले कुछ समय में 1000, 1200, 1500, ऐसे अनेकों उदाहरण में दे सकता हूँ। स्टॉक गया भी है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने देखा भी होगा, बहुत से घटे भी हैं, वो भी उदाहरण में है। लेकिन यहाँ चूंकि प्रॉफिट बुक की बात हो रही है, तो आपने 170 पे लिया, बाकी 1500 हो गया, 1600 हो गया, आप राइड करते रहिए। देखिए लॉस को राइड करना कठिन कार्य नहीं है, वो तो बाई बर्थ हम लोग जानते हैं। प्रॉफिट राइड करना कठिन है। गॉट इट सर। एंड सर मुझे लगता है कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट था उसका 80% पर्पस पूरा हो गया है, वो माइंडसेट वाला। और बट वो जो 20% पार्ट है सेटअप का, स्ट्रेटेजी का, जिसको आपने स्कैम भी कहा, लेकिन आपका वो हिलेगा मिलेगा सेटअप जो आज भी हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली आप उनको अपडेट देते रहते हो कि आप इसको अभी ऐसे यूज करो, अभी आप ऐसे यूज करो, ये अपग्रेड करो। तो उसमें हमारी सब जब बात हुई सर आपसे, तो आपने कहा कि हम वॉल्यूम ओआरबी वगैरह भी थोड़ा भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो हम देखते हैं। एंड ये पूरा जो भी आपने अभी थॉट प्रोसेस बताया, वो हम इन प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, वो भी आप हमें प्लीज बताइए। देखिए हिलेगा मिलेगा मैंने
काफ़ी पहले डेवलप किया था और 2020 में मैंने फ्रीली आकर लोगों को दिया। और सिर्फ हिलेगा मिलेगा नहीं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने डेवलप की और फ्री में लोगों तक पहुँचाई। और फ्री राइट। में पहुँचाने का आलम यह है कि हमारे जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी नाराज़गी हो जाती है कि आप मुझे भी देते हो फ्री में, इधर भी आकर दे देते हो। उनकी मुझसे शिकायत रहती है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो हम तक पहुँच नहीं पाएँगे, तो उनको कम से कम तो सीखने का मौका मिले। जीवन को जब भी उनको मौका देगी तो शायद आगे बढ़ जाएँ। तो आप तो अपने हिस्से का ज्ञान ले लिए ना, और ज्ञान तो पानी की तरह होता है। पानी पे किसका हक? कभी आपका हुआ, कभी उसका हुआ। जिसकी प्यास बुझा दे पानी उसी का है। तो मेरा तो ये मानना है, लेकिन और वो भी समझदार हैं, उनको मैं एप्रिशिएट करता हूँ, इस बात को गंभीरता से समझते हैं। तो हिलेगा मिलेगा, एसआरटी, हेज, इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट को हमने देने की कोशिश की। अब उसमें से कितने लोग ले पाए पता नहीं। तो आज जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि हिलेगा मिलेगा पे बताई जाए, तो मैं उसपे बताने की कोशिश करूँगा। और हिलेगा मिलेगा पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप समय जो दर्शक लोग हैं वो समझ पाएँगे कि उसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि देखिए, आपने उसको समझ लिया कि इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर लगाकर हमने उसको काम करना शुरू कर दिया है, स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज है, सब कुछ है। लेकिन उसका मेन यूज़ क्या है, ये लोग अभी तक नहीं समझ पाए। तो हिलेगा मिलेगा का मेन यूज़ क्या है? कन्विक्शन। हिलेगा मिलेगा आपको देती है सबसे पहले कन्विक्शन। हिलेगा मिलेगा देती है जो अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं, आपको पेन पकड़ना नहीं आता है, वो भी आपको बताएगा कि यहाँ से वहाँ चलना कैसे है। बिल्कुल नया व्यक्ति भी आकर बाजार में, जो आज फर्स्ट डे मार्केट में लॉन्च हुआ है, और पहली बार उसने चार्ट ओपन किया है, उसको भी हिलेगा मिलेगा बताएगा कि किस साइड बाइंग करना है, किस साइड सेलिंग करना है। इतना तो उसमें कैपेबिलिटी दे ही देता है। ओके। अब सवाल है कि जो कन्विक्शन हमने कहा कि कन्विक्शन कैसे देगा, उसके उदाहरण बताते हैं। आज से करीब 10-15 दिन पहले यूट्यूब पे हमने एक वीडियो बनाई थी मार्केट के बारे में। कभी-कभी समय मिलता है तो बना देते हैं। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मेरी जो चैनल है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस चैनल पे जितनी भी रिवेन्यू आती है उसको मैं डोनेट कर देता हूँ। आज से 2 ढाई साल पहले आया था तो मैंने टीएमएच वगैरह सबको डोनेट कर दिया था। भारत के वीर जवान वगैरह तो 17 लाख के आसपास थी, और आने वाली फिर अगले साल फिर कर देंगे। तो हिलेगा मिलेगा मैंने वहाँ पे बताया कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। रीज़न क्या था कि डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे हिलेगा मिलेगा बाइंग में थी निफ्टी। तो मैंने कहा नीचे भी जाएगा तो ऊपर जाएगा ये, नीचे अभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हिलेगा मिलेगा बाइंग में। और उसके बाद आप देखिए कि निफ्टी जो क्लोजिंग हुई वीकली, लास्ट में जाकर 24,300 के 200 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था। जबकि एक बार नीचे जाने की कोशिश किया था, 23,900 24,000 तक गया था, उसके बाद भी वो ऊपर ही जाकर क्लोज हुआ। तो ये हिलेगा मिलेगा था जिसने दिया कन्विक्शन, भाई ये नीचे नहीं जाएगी। ठीक है वहाँ और कुछ चार्ट पे नहीं दिख रहा था, तो सर, मैं आपको यहाँ पे लगा के देख लेते मैं हैं। आपको लगा कर दिखा। तो हिलेगा मिलेगा आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाए हैं ट्रेडिंग व्यू में, तो वहाँ भी आपको मिलेगा। इंडिकेटर सेक्शन में जब जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा। इंडिकेटर में जाएंगे और वहाँ पे सुपर इंडिकेटर, हिलेगा मिलेगा, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। एसआरटी पे भी ट्रेडिंग व्यू में बना हुआ है, तो उसके पे भी आप जाएंगे तो मिलेगा। देखिए, और कोई भी यूज कर ले, कोई भी बच्चा भी यूज कर सकता है, मतलब सर बहुत सारे ऑप्शन है हिलेगा मिलेगा के। कोई भी यूज कर कोई भी। सकता है, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है सर, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी का, चलिए कोई नहीं, आपने जैसा कहा। अब गोल्ड वाले आपको जो ट्रेडर है ना, वो कहेंगे कि गोल्ड पे दे रहे थे, मेरा काम हो जाता, आप देने नहीं दिए। गोल्ड बाद में देख लेंगे सर। ठीक है, आरएसआई में चले जाइएगा। आरएसआई का यूज इसलिए करते हैं कि चूंकि मार्केट में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मार्केट में सबसे पहले वॉल्यूम आता है। सबसे प्राइमरी स्टेज में अगर कोई बाजार में इंटर होती है तो वॉल्यूम। हमने कुछ बाइंग किया 500 क्वांटिटी, तो 500 क्वांटिटी आ गई वॉल्यूम, है ना। ओआई पढ़ने वाले क्या है, वो भी तो वॉल्यूम का पार्ट है। हाँ सर, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने कहा था कि ये सब कुछ काम नहीं करता ओआई और ये ट्रेडिशनल टूल्स। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज अगर कुछ है और कुछ चीजें नोन है आपके पास, तो इंजीनियरिंग करके आपके पास पहुंचाई गई है, इंजीनियर्ड है वो। कोई भी न्यूज अगर आपके पास आ रही है किसी कंपनी का की है, या कोई डाटा अगर आपको सामने से दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ, तो वो आपको इंजीनियर्ड है और कुछ नहीं है। आपको उसमें समझदारी रखनी है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप वो डाटा जो दिखा जा रही है वो डाटा सही नहीं है। अगर आपको देखना है डाटा, तो जो एफआईआई बाइंग सेलिंग करते हैं उसमें एक डाटा होता है, उसको जाकर देखो ना। क्यों ओआई में उलझे? हम लोग डाटा पे बताते रहते हैं, आज मार्केट बुल साइड है, आज बियर साइड है, डाटा आज बाय में है, डाटा सेल में है, टेलीग्राम के माध्यम से। यहाँ अगर जनता उपस्थित है तो कमेंट करके बता दें कितनी बार पास किया, कितनी बार फेल किया, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। सिंपल क्या हुआ है। कोई देखिए, पैसा सिंपल चीजों से बनता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं बनता है। अब ओआई पीसीआर आप देखते हो, क्यों देखते हो?
आप उससे बेहतर जाकर उसका परसेंटाइल क्यों नहीं देखते हो? परसेंटाइल पे कोई बात ही नहीं करता है। आईपीवी क्यों नहीं देखते हो? उसको भी देखिए। तो हम सीधा जाएंगे वाई देख लेंगे, उसका परसेंटाइल देखिए ना कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल का नियम क्या है समझिए। वाई से तो बेहतर है ना। अगर किसी का भी चल रहा हो कि 90 परसेंटाइल है, तो वहां मतलब क्या हुआ कि 90% ऑफ टाइम प्राइस जो यहां तक पहुंचा है, मतलब 10% ऑफ टाइम कितना बचा 10, तो 10% ऑफ टाइम ही इस रेंज में रहा है, मतलब मार्केट वहां से नीचे गिरेगी। अगर कोई आ गया कि नहीं 10% है, नीचे की तरफ है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो आईपीवी जाकर देखो ना, उसका क्या दिक्कत है? वो तो सेंसिबल पे पड़ा है, हर जगह पे मिल जाता है। तो लोग ओआई देखते हैं, उससे बेहतर उसे जाकर देखो, वो तो क्लियर डायरेक्शन कम से कम देगा ना कि करना क्या है। लेकिन वहां पे चार्ट का यूज कर लो, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं करेगा। बात हमको मैंने क्या कहा, ओआई है, पीसीआर है, सब ओवररेटेड है। ओके। और ये अंडररेटेड आईपीवी, आईपीवी जाकर देखो, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए काम करेगा, उसमें समस्या नहीं आएगी। तो खैर ठीक है सर, टॉपिक चेंज हो जाएगी, हमें इस पे RSI पे आना आते है, हैं। नहीं तो हाँ। क्या होगा ना कि बताने पे आएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो ऐसा करते हैं सर, ऑडियंस को हम बोलते हैं कि उनको अगले जो भी वीडियोस इस टॉपिक पे चाहिए होंगे, आप ऑलरेडी आने वाले हैं, बहुत सारा हम हाँ, शूट करने वाले मुंबई हैं में आपके आऊंगा साथ। तो कोई बना देंगे यहाँ पे। हाँ तो डन, वो कमेंट करके बताएंगे कि उनको क्या क्या टॉपिक पे चाहिए। हम बहुत सारी चीजों पे आज बात करने वाले हैं, एंड हो सकता है बहुत सारी चीजें हम विस्तृत रूप में ना बात कर पाए, तो वो जिनको पे उनको अच्छा डिस्कशन चाहिएगा वो कमेंट करके बताएं, एंड हम वैसे करेंगे। अभी सर श्योर चलते हैं। श्योर, कोशिश करेंगे कि देखिए, मेरा मानना है कि मैंने अगर कुछ बता दी, आप में टैलेंट होगा आप कमा लोगे, टैलेंट नहीं रहेगा कोई काम का नहीं है, इस बात को समझना है। तो वहाँ टैलेंट क्या होता है, आपकी स्किल, आप डिसिप्लिन कितना उस पर दिखाते हो, तभी कमाई होगी। नहीं तो जैसे हिलेगा मिलेगा है, बहुत लोग आज भी हिलेगा मिलेगा यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए होगा तो ऐसा इंडिकेटर है काम नहीं करता है। वो ना अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे वाले भी बहुत लोग होंगे, आपके चैनल पे कमेंट में भी आ जाएंगे अंगूर खट्टे वाले कि भाई ये तो काम नहीं करता है। बिल्कुल काम नहीं करेगा आपके लिए, ये क्या दुनिया कैसी कोई चीज काम ना करेगा? और अगर कोई काम करता होता तो आप इस चैनल पे ना होते, आप अभी आराम से कहीं काम करते रहते। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आरएसआई की 14 पीरियड जो होती है, 14 पीरियड को ना लेके 9 10 ले सकते हैं, तो हम यहाँ 9 लेते हैं कि पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसका रीजन सर? इसका रीजन क्या है कि 14 पीरियड में थोड़ा सा हमें डाटा लेट से मिलता है, हमें थोड़ा सा पहले चाहिए, औरों से पहले चाहिए। 14 तो दुनिया यूज कर रही है। अच्छा, इसलिए हम 9 या 10 यूज कर रहे हैं। नहीं 9 10 मैंने इस पर काफी R&D की, R&D के बाद मुझे समझ में आया, मैंने 5 भी लगाया, 2 भी लगाया, बहुत से लोग 2 और 3 RSI भी यूज करते होंगे, 2 भी तो सब पे देखा, लेकिन मुझे जो फुलफिल मुझे करे जस्टिफाई कि नहीं ये ओके है, तो 9 और 10 में गया। तो वहां पे कभी कभी 7 भी मैं यूज कर लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों, कभी कभी मैं 7 यूज करता हूँ। कब? जब मार्केट काफी ज्यादा डाउन में होती है या SRT 0.85 के पास आ जाती है या 0.85 से नीचे आ जाती है, तो मैं 7 हिलेगा मिलेगा पे चला जाता हूँ। ठीक है। और अगर SRT 1.24 के ऊपर चला गया, SRT भी मैंने ही डेवलप करके दी है, जिसमें कि मार्केट का आप कहीं ना कहीं नियर टॉप बॉटम को आइडेंटिफाई कर उसको भी सकते सर थोड़ा एक्सप्लेन कर हो, दीजिए। नियर कर सकते हो, क्योंकि जो परफेक्ट टॉप और बॉटम है वो तो गॉड और मैड को पता है, हमें कहाँ पता है। ठीक है, एंड सर SRT पे भी थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे काम करता है एंड क्या है। देखिए सर, SRT को मैंने डेवलप क्या किया कि 1 to 4 डे, जैसे साल में 248 दिन ट्रेड होते हैं, 365 दिन में 248 से 250 दिन ट्रेडिंग होती है, तो उसके 50% ऑफ टाइम को आप निकाल लीजिए, तो 248 दिन का कर लीजिए, 6 मंथ कितना आता है, वो 124 डेज, 124 हाँ 124 डेज। तो 124 डे का जो एवरेज होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जो रिसेंट प्राइस है निफ्टी की, ओके, उससे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंकड़ा आता है, वो आंकड़ा आपके पास आएगा 1, 1.2, 0.9, 0.8। तो उस आंकड़े का मैंने एक रेंज बनाया कि SRT 0.55 से लेके 1.5 के बीच में ट्रेवल करता रहता है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो जब भी 0.55 जोन में आ जाए, मतलब 0.6 के ही नीचे आ जाए, तो आपको सतर्क हो जाना है। और दुनिया कहता रहे कि अब सेल करो, आपको सेल नहीं करना है। इवन कोई पैसा भी आकर दे कि लो मैं पैसा दे रहा हूं तुम सेल कर दो, मुझे नहीं करना है। क्योंकि जब भी SRT 0.6 के नीचे आया है और अगर आपके लाइफ में आ जाए, तो इसका मतलब आप उस गोल्डन टाइम में खड़े हो, जहां पे कि अगर आपने पैसा लगाया है तो अगले 3 to 4 ईयर में आप एक ऐसा वेल्थ क्रिएट करोगे जो पूरे जनरेशन के लिए हो सकता है। और एक इंसान में के पूरे ट्रेडिंग कैरियर में ये चीजें 2 या 3 बार ही आनी है मैक्सिमम, जिसमें से 1-2 बार तो आप मिस कर जाओगे, एक आध बार आप पकड़ पाओगे। अगर मिस कर गए तो कर गए, क्योंकि ऐसी चीजें हर 10 से 14 सालों में एक बार आती है।
10 to 14 ईयर में एक बार आएगी। अब SRT पिछली बार जब कोरोना आया था तो 2020 में आया था 0.6 के नीचे, और वहां पे मेरा एक लाइन था, आज भी सोशल मीडिया पे वो लाइन लिखा हुआ होगा, फेसबुक पर जब जाएंगे तो रियल टाइम में लाइव में लिखा हुआ है कि 7410 इज लक्ष्मण रेखा ऑफ निफ्टी, और निफ्टी का लो है 7411। उस समय लोग क्या कहते थे, निफ्टी 6000 जाएगी, 4000 जाएगी, 5000 जाएगी, कुछ तो कहते थे 2400 जाएगी, और मैंने साफ कहा था कि 7410 लक्ष्मण रेखा है, ये बात याद रखना। लोग मुझे उसमें गालियां दे रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, और उस समय ऐसे बहुत से स्टॉक थे जो आज आपको 8-8 हजार 10-10 हजार के दिख रहे हैं, और मैंने कहा था इसको बस वॉच करते रहना, देख लेना क्या होने वाला है। मुझे गालियां पड़ी थी, क्योंकि लोगों का क्या है कि जब आपसे पैसा कमाई हो रही है तो खूब जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी नुकसान होगी तो गालियां ही पड़ती है। और आप वैसे मार्केट में जहां कुछ भी सेल करो नीचे जा रहा है और आप वहां कहते हो कि लक्ष्मण रेखा है, तो जो शॉर्ट सेलर है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यूट्यूब वाले रोज वीडियो बनाते थे 6000 आएगी, 5000 आएगी, 4000 आएगी, मैंने कहा 7410 लक्ष्मण रेखा है। तो मैं कहता हूं कि SRT एक ऐसी चीज है जो आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज देती है। दूसरी, अगर वीकली SRT 1.24 के ऊपर आ जाए, वीकली, जैसे हम डे में 124 डे का कैलकुलेट कर रहे हैं, वीकली का 124 वीक का कीजिए, ओके। अगर वीकली 1.24 के ऊपर आ जाए तो जो आपके पास है बेच बाज के इनविट की तरफ भागिए। बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, इनविट में क्या है कि बेहतर आपको डिविडेंड मिलता रहता है, उधर बैठ के पैसा ब्लॉक करके पड़े रहो, या गोल्ड साइड में, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगी गोल्ड कहीं ना कहीं ऊपर आएगी, गोल्ड भी या गोल्ड में पड़े रहो आराम से, क्योंकि 1.24 के ऊपर है तो हो सकता है कि वहां से 1.3 तक चला जाए, मतलब आपका बेचा हुआ स्टॉक वहां से 30% और राइज कर जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपने एक सही एग्जिट लिया है, क्योंकि मैंने क्या कहा, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है बेच बार कर बाहर, अब नहीं रहना है। मैंने क्या कहा, पैसा भी दे तो हम इन्वेस्ट नहीं करना है 1.24 के ऊपर। जैसे 0.6 के नीचे क्या है कि पैसा भी दे तो शॉर्ट नहीं करना है, उसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि ये जांचा परखा है। 2008 की मंदी को आप देख लीजिए, 2000 की देख लीजिए, 1994 की देख लीजिए, आपको जहां पे टेस्ट करने SRT को कर लीजिए। एल्गो वाले तो सब कुछ कर सकते हैं ना, कर लो और कर दो मुझे गलत साबित, मेरा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो वेटिंग टाइम में आप नहीं कर सकते हो ना, वो 10 से 14 सालों में एक बार आपके पास आनी है लाइफ में। तो जो व्यक्ति कोरोना पे मिस कर गया, अब उसको 2033 से लेकर 35 के बीच में मौका मिलने वाली है, 32 से 35 ले लें। लेकिन मार्केट में कितने लोग 32 से 35 तक रहेंगे? जो आज आपको हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, उसमें से 70% लोग तो मैदान छोड़ के निकल चुके होंगे, राइट। कितने लोग रहेंगे? लोगों की आयु ही क्या है मार्केट की, 3 से 5 साल, फिर नए लोग आते रहते हैं। बियर मार्केट आपकी बिलीफ सिस्टम को छीनती है, याद रखना है। और बुल मार्केट घोड़े गधे में भी आपको बिलीफ सिस्टम डेवलप कर देती है। यही कारण है कि बुल मार्केट में कचरे भी सोने के भाव मिलते हैं, और बियर मार्केट में सोने भी कचरे के भाव में मिलते हैं। CG पावर स्टॉक तो कोरोना टाइम पे 6-8 रुपए 10 रुपए था। मुझे जो जानते हो कमेंट करके बता दें। और आप देखिए कहां पे कहां है। वैसे बहुत है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील कितने का था? 65 रुपए पे टाटा मोटर्स, 65 का लो, 72 पे वेदांता जो अब तो डिमर्जर हो गया। तो जनरेशन का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना। गॉट इट। तो रिटेलर्स जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जब सारी तरफ से माहौल अच्छे हो जाएंगे तब लेंगे। तो साहब आपको माहौल अच्छे का प्राइस देना पड़ेगा। राइट। जैसे आप समझिए, आपका एक गांव है, बहुत दूर पहाड़ के नीचे बना हुआ है, गांव है, पहाड़ के नीचे जमीन है। अभी आप जमीन लेकर जाएंगे तो 1-2 लाख रुपए में हो जाएगी, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, जमीन के बगल में एक एयरपोर्ट बन जाए, एक रेलवे स्टेशन भी बन जाए, एक शहर का डेवलपमेंट भी हो जाए, तब लेंगे। तो 2-4 करोड़ देना पड़ेगा। तो वही चीज स्टॉक मार्केट में है। राइट सर। आप SRT उन चीजों को बताती है, और SRT पे इंडिकेटर भी है SRT का। आप जाएंगे, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा चेंज करने का, तो आपको चेंज करने आना चाहिए। अगर आपको चेंज करने नहीं आएगा, मतलब वीकली और मंथली का, तो समस्या है। जैसे एक बार देख लेते हैं सर एग्जांपल के साथ। SRT है ना इनके स्टॉक के, हाँ, हमारे ही स्टूडेंट ने इनको बनाया है। करंट देखिए 124 में है ना, अभी 56,700। SRT वैल्यू कितना है? 2.6। तो गोल्ड में अलग आता है, बस निफ्टी में आपको देखना है, ध्यान रहे इस बात का। एंड ये सारे हर स्टॉक वाइज, हर कमोडिटी वाइज अलग अलग लेवल से इसके नहीं, सिर्फ निफ्टी के लेवल देख कर आप किसी पे चले जाइए, आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे SRT बनाए हैं, आपको देखिए। डेली में जाना है, मंथली में नहीं जाना है। जैसे आप मंथली पे अभी चेक करेंगे ना, तो ये जो SRT वैल्यू 0.99 दिख रहा है, ये 1.53 दिखने लगेगा। देखिए, उस पे नहीं जाना है। बहुत लोग ये गलती भी करते हैं, अब टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे तो गड़बड़ दिखेगा।
अब ठीक कितना है। दिख रहा है SRT वैल्यू? 1.53। तो ये मोह माया है, इसमें नहीं जाना है। आपको डे टाइम फ्रेम पे जाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। डे या वीक उससे ज्यादा नहीं। डे पे जाते हैं तो क्या दिख रहा है? 0.9। अब 0.85 आ जाए तो पोजिशनल ट्रेड का जोन हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने 0.85 आने का मतलब क्या है कि निफ्टी अपने टॉप से 17% डाउन है। ठीक है। निफ्टी 4 फॉर्मेशन में गिरती है, 5%, 12%, 17% और 36%। 36 से 38 का एक जोन है, वो टूटा तो सीधा 50 क्रॉस करेगा, 50 से 58 के बीच में जाएगा। वो 2008 में गया था, कोरोना में वही टूटी, 36-38% टूटा था। मतलब कि निफ्टी टॉप से गिरेगी तो 5% पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, और जैसे ही 5% के नीचे गया तो 12% पे जाके रुकेगा। 12% पे गया, फिर जंप लेगा, ऊपर जाएगा, अगर जाना है तो चला जाएगा, अगर नीचे आके 12% तोड़ा तो 17% पे जाके रुकेगा। 17% पे गया तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, और अगर उसको तोड़ना है तो फिर नीचे गया तो 36-38% जाएगा। लेकिन 36-38% मतलब 17% तभी टूटेंगे जब बाजार में कोई बहुत गंदा सा न्यूज चल रहा है, ऐसे नहीं टूटेंगे। जैसे कोरोना टाइम पे टूटा था, 92-9300 उस समय था उसका जोन, बहुत अच्छा सपोर्ट था, और वो टूटा और सीधा 7600 दिखा दिया था। और अभी 17% हाल फिलहाल में लगा कर आया है, उसके पहले भी 17%, मैंने कमेंट करके भी लिखा था 17% जोन में देख लो। तो 17% जाएगा तो 0.85 के पास है। ठीक है। पास है मतलब कि 0.89 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, या 0.84 भी हो सकता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अरे ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, स्मार्ट बनना होगा, बाल की खाल पकड़ के नहीं बैठ जाना कि यही होगा, यही होगा। वो बालों को बाजार कुछ नहीं देती है, उनका कुछ नहीं होता है। तो 17% जोन में 0.85 है, तो पोजिशनल ट्रेड का बहुत अच्छा जोन होता है। आपने लिया, 6 मंथ वेट कर लीजिए, 6 मंथ में वो कहीं ना कहीं आपको ठीक है। बेहतर कंडीशन में ले आए। ठीक है। अभी सर वापस अपन हम RSI देख रहे थे, इसमें हम वैसी चीजों की चर्चा करेंगे जो आपको शायद जानना आवश्यक है, वहां पे आपको शायद ना मिले। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका अपना एक कलर रखा हूँ, आपके दर्शक अपने अनुसार कलर रख सकते हैं। कलर चेंज करने का मतलब क्या है कि जो ब्लू है ना, ओवरसोल्ड वाला, इसको मैंने नाम रख दिया है कि गया तो पानी में चला गया, तो मतलब गिर गया, डूब गया। तो इससे नए लोगों को थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो। ठीक है सर। तो किस किस वीडियो तो मैंने बोला भी है कि पानी में चला गया तो गिर गया है। हाँ। अब इसकी कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो पुराने हिलेगा मिलेगा यूज़र हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। इसको आप थोड़ा सा हम लोग बदल सकते हैं वेटेज को। अब हम लोगों ने वीएम पे, अभी मेरे R&D चल रही है कि वीएम पे इसको कैसे ऐड करें, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम इसको वीएम पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि रिसेंट जो डाटा चेंज हुआ है 2020, 21, 22 तक उतनी समस्याएं नहीं थी। 22 के बाद क्या हुआ, ऑप्शन सेलर को पैसा बनना बंद हो गया, पहला हुआ, बहुत कम बनता है। दूसरा, एल्गो ट्रेडिंग बहुत आ गई, तो बल्क में चीजें होती हैं अब, तो जिसके कारण सिस्टम में भी थोड़ी सी चेंज की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी उस पर R&D चल रही है, और आने वाले वक्त में हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, साल 2 साल अभी वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे पास भी तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे या बुक में बताए हुए पढ़ो और वो हिट एंड रन करना पड़ता है। तो हिट एंड रन में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, मार्केट रोज बदल रही है, रोज बदल रही है, और मार्केट हिट एंड रन कर रही है तो आपको लॉस भी होता है, उससे बाहर निकलिए। बहुत सारी चीजें हैं। ये में 3 या 5 आप रख सकते हैं, ये में इसलिए कि हमें प्राइस स्ट्रक्चर को तेजी से हम कैच कर पाएं और पकड़ पाएं। ठीक है। और इंडिकेटर पे इंडिकेटर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से ब्रोकर होते हैं जो इंडिकेटर पे इंडिकेटर नहीं लगाने देते हैं, तो समस्या आती है। अब हिलेगा मिलेगा में कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, वहां पे मैंने अपडेट किया था कि जब तक ये रेड लाइन है ना, जो ये नीचे है, ये नीचे दिख रहा है ना, RSI लाइन से नीचे है, राइट। तो जब तक ये रेड लाइन RSI लाइन से नीचे है, तब तक बाजार कितना भी कुछ कर ले नाटक, ब्रेकडाउन कर दे। यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है ना, इस कैंडल के लो के नीचे ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के अभी क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज किया, तो प्राइस एक्शन वाले कहेंगे ना कि इस कैंडल पे ब्रेकडाउन हुआ है, कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो बता दें जो दर्शक हैं प्राइस एक्शन के। आपके पास यही होता ना साहब, यही होता ना, तो यहाँ पे आप लाइन खींचते या नहीं खींचते, ऐसे लंबी सी लाइन लेते और खींच देते कोई भी। सर हमने तो बेसिक देख लिया कि सिस्टम कैसे लगाना है, क्या करना है, बट इसमें बहुत सारे मुझे कलर्स दिख रहे हैं। इसमें मैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक सब देख पा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जो हमारी ऑडियंस ये सेटअप फर्स्ट टाइम देख रही है, उनको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देखिए, इसकी सेटअप की जो डिजाइन इस प्रकार की गई है, और डिजाइन करने में हमने 2 चीजों का ध्यान रखा है। पहला ध्यान रखा है कि जो बिल्कुल नए हैं बाजार में, उनको ज्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि अगर उनको हम प्राइस एक्शन में लेके जाते हैं, SMC में या वॉल्यूम में या कहीं पे, तो उनको
जो चीजें हम लोग देख देख पा रहे हैं, जो हमारी आंखें देख पा रही है, उनकी नहीं देख पाएगी। उनको सब कुछ हरा हरा दिखेगा या लाल लाल दिखेगा। जैसे बाजार में जो बिल्कुल नया है उसको कैंडल कही तो उसको सब कुछ ऐसे ही जैसे उसने स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उसकी बार जैसे बनता वो दिखेगा। हम लोग कैंडल में देख लेंगे हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, ये डार्क क्लाउड कवर बन गया, तो ये बन गया वो बन गया, उनको नहीं दिखेगा। इसकी डिजाइन में इस बात की ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जो नए लोग हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि मेरी डायरेक्शन किधर है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमें बाइंग के डायरेक्शन में जाना चाहिए या सेलिंग के डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसको हमने इसमें बहुत आसान बनाने के लिए क्या किया है कि मूविंग एवरेज का हेल्प लिया है और साथ ही साथ आरएसआई का। तो आरएसआई का क्या होता है कि बाजार की स्ट्रेंथ को बताता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है और कुछ जगहों पर ओवरसोल्ड, ओवरबाउट, डाइवर्जेंस देखने के भी काम में आता है। तो उन्हीं चीजों को हमने कहा कि उतना में तो उलझ जाएगा लोग, तो उसको सिंपल और बना दो। तो सिंपल बनाने के लिए हमने इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर्स ऐड किया। ऑफ कोर्स देखिए, इंडिकेटर्स एक ऐसी चीज है कि प्रो ट्रेडर होते हैं, धीरे धीरे इंडिकेटर को छोड़ देना ही सक्सेस है। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्रो की भाषा नहीं बोल सकते हैं, आपकी एक सीमाएं हैं, आपको उसी में चलना होगा। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपके स्क्रीन पे कोई इंडिकेटर होना ही नहीं चाहिए, लाइन भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं 2 लाइन खींच के ट्रेड करता हूं तो मैं उनको ये कहूंगा कि अभी आप इंटरमीडिएट में हो, आपने अभी एमफिल और पीएचडी नहीं किया है। कुछ लोग आते हैं ना बहादुरी से कहेंगे मैं तो बस लाइन खींचता हूँ, 2 लाइन से ट्रेड कर लेता हूँ। कहूँगा साहब आप अभी इंटरमीडिएट में हो, अभी आपको बहुत काम करना है। तो मैंने देखा कि ये सब परेशानियां हैं, तो कुछ ऐसी चीजें करो जो कि बिल्कुल नए लोग हैं उनको कठिनाई नहीं हो और पुराने को तो फायदा हो ही। तो इसमें क्या किया गया कि अगर स्ट्रेंथ के ऊपर हमारी ये जो WMA की लाइन है, जो वेटेज एवरेज की लाइन है, आकर ट्रेड करने लगे, उसके ऊपर सस्टेन होने लगे और वहां पे कोई भी डाइवर्जेंस जैसी स्थिति बने तो वहां पे मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, जो WMA की लाइन है, जो कहीं ना कहीं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम इसमें है नहीं। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, क्वेश्चन कर सर निफ्टी 50 पे तो वॉल्यूम नहीं है, इंडिया विक्स पे तो नहीं है, तो ये कैसे है? मैंने कहा देखो साहब ये पूरी तरह वॉल्यूम है ही नहीं, पहले बात को समझो। वॉल्यूम की एवरेज को देखा जाता है। तो हमने काफी कुछ करने के बाद हर एक मूविंग एवरेज का यूज कर रहे थे, जैसे कि 11 प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, जिसमें से जनता SMA EMA का ज्यादा यूज करती है, बाकी जनता 50% का नाम भी नहीं जानती होगी। तो 11 प्रकार में से सारे को मैंने लगाकर देखा, ट्रायंगुलर को देखा, डबल को देखा, हल को देखा कि कौन सा वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करता हो। उसमें पाया कि जो वेटेज है उसका वेटेज ज्यादा है, वो वॉल्यूम के साथ काफी नजदीक है। मतलब अगर वॉल्यूम का एवरेज तेजी से बढ़ रहा है तो ये भी उसी के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है तो उसी के साथ बढ़ रहा है। तो मुझे रियल प्राइस पे वो चीज चाहिए थी। जहां पे वॉल्यूम नहीं वहां पे कोई समस्या ही नहीं, तो मूविंग एवरेज की तरह एक्ट करेगा ही, लेकिन रियल जहां वॉल्यूम है वहां मुझे वो चाहिए थी। तो हमने इसे ऐड किया और परिणाम काफी सुखद रहा, अच्छा रहा। और इसकी सबसे बड़ी फायदा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे जाएंगे एक्यूरेसी उतनी हाई है, जितना लोअर पे जाएंगे आपको अंडरस्टैंडिंग हाई करनी पड़ेगी। अन्यथा क्या होगा कि आप 5 मिनट 10 मिनट पे यूज करेंगे और बाद में कहेंगे तो काम नहीं करता है, बेकार है, ये रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करता। अरे साहब रेंज बाउंड मार्केट में दुनिया के कौन से इंडिकेटर काम करती है तुम ही मुझे बताओ, बहुत लिमिटेड हो जाते हैं फिर। तो मोमेंटम की किसी भी चीज को आप यूज करने जा रहे हो, किसी भी मोमेंटम की इंडिकेटर्स को आप यूज करोगे या किसी भी चीज को, तो वहां समस्याएं हैं छोटे टाइम फ्रेम की, आपको समझना होगा। आप बड़े टाइम फ्रेम का यूज करो ना। अब मान लीजिए कि हमें 5 मंजिला मकान पे चढ़नी हो, बाहर से चढ़ना हो, और हम उसमें 10 फीट का एक सीढ़ी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तो सीढ़ी काम ही नहीं करता है। वो नालायकों, आपको 5 मंजिला के लिए दूसरी सीढ़ी या तो यूज करो या क्रेन वगैरह मंगाओ। तो रेड लाइन अगर ऊपर आ गई है और ये जो हिलेगा मिलेगा का आप देखेंगे RSI से मिलाएंगे 86 चला गया है। तो अगर 86 चला गया, ये देखिए RSI का लाइन, तो 86 जनरली एक रेजिस्टेंस होता है हिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो अगर 86 गया तो ऐसे भी आप प्रॉफिट बुक करके भागो, जिस टाइम फ्रेम को यूज करते उस टाइम फ्रेम पे भागो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे, वीकली डेली मंथली, 86 आया आप अपनी प्रॉफिट बुक करके भागो, पहला नियम। तो आप मान लो 86 पे बुक नहीं किए, आप बुक नहीं किए, उसके उपरांत क्या होता है, हिलेगा मिलेगा का रेड लाइन ऊपर आ गया। अब एक बार 86 आ गया तो उसी समय ये दोबारा तुरंत से 86 नहीं जाने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और रेड लाइन ऊपर आ गया
तो अब आपको ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा रेंज बनाएगा और प्राइस अपने किसी न किसी एवरेज के पास जाकर अपने आप को एवरेज करेगा, तब अब ऊपर जाएगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मतलब थोड़ी बहुत गिरावट अब होने वाली है, इसकी तैयारी आप कर लीजिए। ट्रेंड कंटिन्यू है लेकिन गिरावट अब होने वाली है, इसकी तैयारी कर लीजिए। तो उससे बचने के लिए कि भाई हाँ हमें गिरावट होने वाली है, तो अगर आप सेल का कोई ट्रेड लेते हो तो लो, नहीं तो कोई मूविंग एवरेज ले लो, जिससे कि अगर आप लंबे समय का ट्रेड करते हैं तो कोई मूविंग एवरेज रखे कि 50 का, 63 का, 100 का कोई मूविंग एवरेज यहाँ पे आप स्टडी में जाएंगे और लगा लीजिए। कोई भी SMA IEM 100 का लगा लीजिए आप सिंपल में और लगा कर ऐसे छोड़ दीजिए। 100 का इसलिए बेहतर होता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम अगर यूज कर रहे हैं और आपको 5 दिन 10 दिन का ट्रेड है और ट्रेंड क्लियर चाहिए कि स्विंग के लिए मुझे क्या यूज करें, तो 100 SMA अच्छा होता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने लगा लिया, तो अब क्या होगा कि ये जो गिरावट हुई तो इंट्राडे में तो गिरावट हुई, जैसे जैसे ही रेड लाइन ऊपर आया गिरावट हुई है प्राइस में, और अच्छी खासी गिरावट है इंट्राडे के लिहाज से। कम गिरावट इसको नहीं कहते हैं, है ना, कम गिरावट नहीं कहते हैं, लेकिन ये ऐसे में बचाएगा और ऐसे में एक बताएगा कि आपको एंट्री फिर कहां से लेनी है स्विंग के लिए। तो हमारा आया फिर आगे, है ना। ये अभी आपको मूविंग एवरेज यहां दिख रहा है, जब ये प्राइस इधर होगा तो ये थोड़ा सा दूर होगा, क्योंकि प्राइस जब ऊपर गया है ना तो एवरेज ऊपर आया, इसलिए इसमें चिपकता हुआ आपको दिख रहा है। ऐसा होगा नहीं रियल टाइम में, रियल टाइम में थोड़े दूर हो गए। यही कारण है कि जो लोग भी बंद मार्केट में कोई भी बताता है तो वो क्या कहेगा, देखो यहां लेते और यहां पे बेचते, आज सेकंड झुनझुन वाला आप ही होते। बकवास की चीजें हैं। रियल मार्केट अलग होती है। रियल मार्केट में हमें समझना होगा कि डिसीजन मेकिंग बड़ा टफ होता है और कोई भी प्राइस एक्शन अलग तरीके से काम करती है। वो बन जाने के बाद आंखों को दिखने लगती है बन गया है, तो बनने के पहले आपको ये चीज समझना होगा कि जैसे एवरेज थोड़ी दूर होगी, आपको समझना है कि एवरेज एक जरिया है बताने का कि प्राइस अभी भी स्ट्रांग है, कमजोर नहीं है। तो एवरेज के जितना नजदीक आप फिर से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो हिलेगा मिलेगा में जब आप एवरेज का यूज करते हैं तो वो चीजें आपको पहले बचा लेती है। दूसरी चीज क्या है कि रेड लाइन अगर ऊपर आ गई है, ये रेड लाइन है मूविंग एवरेज की, वेटेज की 21, तो आपको अब सतर्क हो जाना है कि भैया हम तो अब बाय नहीं करेंगे। सेल का अगर कोई मौका मिलेगा तो सेल करेंगे, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपको इंट्राडे करनी है 1 आवर का टाइम, छोटे टाइम 5 मिनट 10 मिनट पर जाकर देख लीजिए। अगर वहां बाइंग है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ये नीचे आ गया और नीचे आने के बाद दोबारा से रेड लाइन इसके अंदर चली जाए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब तक रेड लाइन अंदर है तब तक बाजार नीचे जाने वाली नहीं है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो गया, इसके बाद हाँ, अब ये जब तक है नीचे नहीं जाएगी, एक बार ये ऊपर आएगी तो फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस तरह से नए लोग जो होते हैं उनको ये मौका देता रहता है, बताता रहता है। लेकिन इसकी एक बहुत ही यूनिक चीज है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेड करते हैं और आपको कुछ ऐसी चीजें पता हो कि एक काम हिलेगा बिलेगा में हो गया तो पुरानी वाली लो टूट जाएगी। तो अगर कोई पुट बायर है तो पहले ही पुराने वाले लो का पुट का ऑप्शन उठा के स्ट्राइक बैठे रहेंगे। शॉर्ट सेलर हैं, पहले से उसका टारगेट बनाकर रखेंगे कि इतना तक तो जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक नियम है कि अगर हिलेगा मिलेगा जस्ट अभी बाइंग में आया और आने के बाद इमीडिएट वो सेल में चला गया तो जो पुरानी लो है वो टूट जाएगी। ओके। और बहुत गंदे तरीके से टूटेगी, चाहे वो किसी भी प्राइस पे हो। ठीक है। हिलेगा मिलेगा एक बार बाइंग में आने के बाद इमीडिएट सेल में नहीं जानी चाहिए, अगर जाती है तो पुरानी लो टूट जाएगी। इसको सर एग्जांपल के साथ जैसे आप समझिए, अब जैसे यहां पे देखिए, इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन देखिए, पहले रेड लाइन ऊपर गया है ना, उसके बाद रेड लाइन इसके अंदर चला गया। अब अभी आपको दिख रहा है कि ये पूरा हिमालय पहाड़ बन गया है, ऊपर चोटी बन गया, ऐसा कुछ था नहीं उस समय। उस समय आपको पिक्चर में ये दिख रहा होगा क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये दिख रहा होगा। और उस समय आपको दिख रहा होगा कि हिलेगा मिलेगा बाइंग में आ गया है और बाइंग करने वाले शायद बाइंग कर भी लिए हो। यही वो गड़बड़ है जिसपे कि लोग कहेंगे कि सर काम नहीं करता है। यहां पे अब तो चार्ट बन गया तब ना हमें आगे की कहानी दिख रही है, लेकिन आप भविष्य वक्ता थोड़े ना हो। आपके पास जो प्राइस ने दिखाया उसी पे आप एक्शन ले रहे हो, तभी तो आप कह रहे हो हम प्राइस एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको ये चीजें सामने है। तो नियम क्या कहता है कि एक बार अगर ये बाइंग में आ गया और दोबारा से रेड लाइन फिर से ऊपर आ गया तो जो पुराना लो है वो टूट जाएगा और वो काफी फास्ट टूटेगा। आप देखिए पुराना लो क्या था, ये था, यही था ना, यही था सर, ये ग्रीन लाइन जो ये सबसे लो कौन सा है, यही है ना। हाँ। ये पुराना लो कितना है, 23,591। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 23,591 जो यहाँ पे हुआ ना घटना,
24,000 पे, तो ये बताया कि 23,591 टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 600 का पुट ऑप्शन वहां खरीद लेंगे, हम शॉर्ट सेल करेंगे। हमने स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर रखा है या इसके ऊपर रखा है तो 23,600 हमारा कम से कम टारगेट होगा। ठीक है, जो हमारा पुराना लो था। ये पुराना लो है, ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये जस्ट बाइंग में आके चला गया। और ये ऐसी कॉन्सेप्ट है कि महीने में 2 बार बन जाते हैं। अगर आप स्टॉक में जाते हैं, क्रूड में जाते हैं, कमोडिटीज में, हर जगह मिलता है। पुराना लो टूट जाएगा। और एक किसी भी इंडिकेटर में, किसी भी सेटअप में ऐसा नहीं है, या ना कोई एल्गो में कि आपको बताया कि पुराना लो टूट जाएगा। और 10 बार में मेरी बैक टेस्ट के 8 बार एक काम कर जाता है। बाकी 2 बार भी करता है, लेकिन कभी कभी पुराना लो के आसपास से निपटा देता है, लेकिन 8 बार टूटता है। बाकी बाजार है, मुझे कभी भी गलत साबित कर दे, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि गलती मान लेना अच्छी चीज है, और गलत अगर बाजार साबित कर रहा है आपको तो आपको कुछ सिखा रहा है। मैं तो ये मानता हूं। ऐसा थोड़ा ना कि हमसे कुछ छीन लिया, बताया तो नई चीज देंगे। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत पुराना लो। अब इसका यूज आप फ्यूचर पे कर सकते हैं, ऑप्शन पे कर सकते हैं, बाइंग में कर सकते हैं, सेलिंग में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना लो टूट जाएगा। अब आप इसको जितनी बैक टेस्ट करनी है करो। और भी कोई स्टॉक हो जहां बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। कोई ऑप्शन पे होगा, जैसे कि देखिए निफ्टी की जुलाई की है। और सर ये हम अब किसी यहाँ पे मैं बताता हूँ कितने तारीख को, 29/5 को है ना। अभी हमारे पास जुलाई का ऑप्शन होगा। ये मई महीने का है, जुलाई का ऑप्शन होगा। तो तारीख क्या है? 29/5 10:15 पे हमें इंडिकेशन दिया है, लगभग 10-11 बजे दिया है 29/5 को। कितना पे चल रहा है? 24,032। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 23,000 का है ना। 23,000 पुराना लो टूट जाएगा, सही है। 23,800 की पुट ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। यहीं पे था ना 29/5 को। 453 पे बाइंग होता तो स्टॉप लॉस क्या आता? 364 का, 100 पॉइंट का। लेकिन नियम है कि पुराना लो टूट जाएगा, तो देखिए वहां से सीधा 716। राइट, फायदा हुआ। अब आप शॉर्ट सेलर हो तो आप देखिए शॉर्ट सेलर को क्या फायदा होता है। 24,000 की कॉल ऑप्शन पे जाएंगे, 29 को ना, यही है ना। 11 बजे कितना पे है? 562 पे है। हमने अगर शॉर्ट किया तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर आएगा 640, या इस मूविंग एवरेज के ऊपर, सबसे बेस्ट। और उसके बाद पुराना लो टूट जाएगा तो 266। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो ओल्ड लो है वो ब्रेक कर सकती है। तो आप सतर्क हो जाओगे, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है, ओल्ड लो ब्रेक हुआ है 10 में 8 बार, तो और काफी रिलायबल है, ये काम कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको चीटिंग कर देगा, धोखा दे देगा, जैसे अन्य इंडिकेटर करते हैं, लैगिंग, लीडिंग, कोई भी आप करते हैं, एमएससीडी या जो भी। तो वहाँ ये चीजें नहीं कि पुराना लो टूटेगा, और इसमें बताता है कि पुराना लो ये ब्रेक कर देगा। ऊपर जाकर दोबारा जस्ट नहीं आना चाहिए, अगर जस्ट आएगा टूटेगा। आप किसी भी स्टॉक, क्रूड, गोल्ड कहीं भी देख सकते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले अभी इसमें बहुत सारी ऐसे इंट्रिकेसीज है, जैसे आपने अभी बताया कि छोटा सा लो तोड़ दिया, उसने तुरंत तोड़ दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हमें नहीं पता है, या हमें इस छोटे से हम कॉन्वर्सेशन में आज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे वो सीखना हो तो? देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो मैंने अपसर्च के साथ एक कोर्स भी किया है, जो कि बिगनर के लिए है, जिसमें वॉल्यूम वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, डिटेल में वहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो टाइम का भाव है, तो जितनी चीज़ें हैं बताई जा रही हैं। अब किसी को लगता है कि नहीं इसमें और डिटेल में जाना है, तो वहाँ जाकर देख लें, क्या समस्या है। मैं समझता हूँ कि ब्रोकर से तो बढ़िया ही है ना, ब्रोकर फी जो लगेगा वहाँ लग जाना है, क्या समस्या है। ठीक है, तो उसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब जैसे ये पॉडकास्ट लाइव जाएगा आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों जगह उसका लिंक है। सो जाइए, चेकआउट कीजिए एंड हमें आके बताइए कैसा लगा आपका कोर्स। एंड सर अभी आप कुछ मेंशन कर रहे थे, बट मैं उसके पहले एक चीज, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हम उनमें लगा के देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हो सकता है ये ना काम करता हो सेटअप। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी, हर सेटअप हर जगह काम नहीं करता है। और जैसे आपने एक वॉल्यूम का मेंशन किया था थोड़ी देर पहले कि आपका वॉल्यूम की वजह से सेटअप फेल हो गया था। तो ये सब चीजें हैं, तो एक बार उन पे भी थोड़ा सा आप लाइट डालिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिगनर फ्रेंडली है, और छोटे टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं। लेकिन अगर आप कोर इन्वेस्टर हैं, तब तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। वीकली या मंथली टाइम फ्रेम चले गए, या आप 6 मंथ का टाइम फ्रेम चले गए, 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे हिलेगा मिलेगा कि उसकी आपके काम की हो जाएगी। कोर इन्वेस्टर हैं तो अब इसमें काम ना करने की चीज़ क्या है कि जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो समस्याएं बस आपको वहीं आएगी। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर।
मतलब 1 डे से कम में जाएंगी तो थोड़ी सी आपको समस्याएं आएगी, डे टाइम फ्रेम में समस्याएं लगभग खत्म होने लगती हैं। तो इसका अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टाइम फ्रेम पे यूज करूं कि जब हमारे साथ चीटिंग की संभावना नहीं रहे, है ना, चीटिंग तो हर जगह होती है, ऐसे कोई सिस्टम कोई स्ट्रेटजी कुछ है ही नहीं जहां पे चीटिंग ना हो आपके साथ। बाजार की डिजाइन इस तरह की गई कि रिटेलर से पैसा लेना है, जैसे नियम है ना कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाता है, वैसे ही बड़ा पैसा छोटे पैसे को खा जाता है। इसलिए डिजाइन ही बाजार की इस तरह से है कि छोटा पैसा मरेगा। व्हेल का शिकार अब छोटी मछली तो नहीं कर सकती है ना, राइट, है ना। तो अब आपको समझो कि इसको हमें बचना कैसे है। इसका बचने का सिंपल ही तरीका सा हमने जो पाया है, सबसे पहले क्या है कि अगर आपको बाइंग करनी है, हिलेगा मिलेगा में बाइंग करनी है, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स होती है बाजार में, जो रिटेलर्स के पास, वो है वेट। आपको वेट करना है। अगर बाजार गिर रही है, आपको हर जगह बाइंग के लिए कूद नहीं जाना है, जरा सा हिलेगा मिलेगा गया, कूद नहीं जाना है, आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक कि ये बाइंग में आकर इसकी हिलेगा मिलेगा पूरी तरह कर्व न ले ले। जैसे यहां पे आइए, मेरे क्रशर को देखिए, यहां पे रेड लाइन अंदर चला गया, लोग क्या करेंगे? बाइंग कर लेंगे ना। यहां पे चला गया, बाइंग करने की सोचेंगे, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, बाइंग करने की सोचेंगे। इसमें नहीं करना था। क्यों नहीं करना था सर? वही तो है जो मैं बता रहा हूँ। वो नहीं देखे मूवी में एक फ्लाइट जो उड़ाता था, वो डब्लू जो खोज रहा था, बोला था नहीं करना था, बटन नहीं दबाना था, यहाँ भी नहीं करना था। वो लोग जो बटन दबा देंगे उनको लॉस हो जाएगा। और उसके बाद कहेंगे हिलेगा मिलेगा, काम नहीं करता है। काम कैसे करेगा? नहीं करना था। अब क्यों नहीं करना था? मैंने क्या कहा, कर्व और 50 से ऊपर होनी चाहिए RSI। तो आप पहले देखो कि क्या इसमें 50 से ऊपर RSI है? नहीं है, क्योंकि RSI का ब्लू लाइन तो ऑलरेडी 51 का है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें बचने के लिए इसको हिलेगा मिलेगा में आपको RSI पे जाना है, और ओवरसोल्ड की जो 50 है इसको कर दो 55। ठीक है, कितनी कर दो? 55। अब कहानी में ये आएगा कि अब ये तभी आएगा 55 से ऊपर जब एक कर्व पूरी तरह इस तरह बन जाएगा, अन्यथा यहां पे भी जाकर देख लीजिए, ये भी बचा रहा है आपको, और ये सब तो बच ही गए। तो ये सब हमारे बाइंग के लिए नहीं है, इनको हम बाइंग नहीं करेंगे। जब ये 50 से ऊपर आ गया, हिलेगा मिलेगा, तब हम बाइंग करेंगे। तो इसके लिए होता है वेट। आपको वेट करना होगा, क्योंकि आप यहां भी नहीं हिलेगो, यहां ये बहुत कष्ट देगा, क्योंकि वेटिंग बहुत कष्ट का काम है। वो आसान नहीं हो। कहना आसान है कि वेट करो, डिसिप्लिन कर लो, पोजीशन साइज कर लो, रिस्क मैनेजमेंट कर लो। अरे कोई दवा थोड़े के खिला देंगे वो कर लेगा, वो ब्रेन का काम है, बहुत कष्ट होता है। मैंने क्या कहा, स्क्रीन खोल कर बैठा दो, पैसा अकाउंट में ट्रेड ना करो, पनिशमेंट कहेगा इंसान, जेल में डाल दे यार 2-3 दिन, ट्रेड नहीं करना, ये वाला काम मत दो। तो वही चीज है वेट। तो आपको इन सब जगहों पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पहले की 55 से ऊपर RSI नहीं है, और दूसरा कि जब 55 से ऊपर आएगा तो इस तरह का एक कर्व बनेगा, देखिए वी शेप में, है ना, ये वी शेप में कर्व बनेगा। तो पहले गिरने के बाद जब ये वी शेप में कर्व बन के 55 के ऊपर आ जाता है, तब हम स्विंग में बाइंग करेंगे, और 20 SA में स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जैसे हमने 10 मिनट का लगा लिया, अब इसमें आप 20 SA में मूविंग एवरेज का लगा लेंगे, या कोई बोलिंजर बैंड लगा लेंगे, तो उसमें मीडियन लाइन जो होती है वो 20 SA में होती है। बोलिंजर बैंड में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। आपने यहां पे बाइंग किया 406 पे, अब आपका 406 के बाद आपका स्टॉप लॉस भी इसके नीचे आ जाएगा 20 SMA का, क्योंकि 20 SMA आपका स्टॉप लॉस है, ध्यान रहे। और 406 से बढ़ता हुआ कहां तक गया? 491 तक, और फिर बाद में जाकर यहाँ आपको स्टॉप लॉस ले दिया। ठीक है, ये स्टॉप लॉस नहीं ले गया सर, हमारे SL और टारगेट दोनों तो यही है ना। हाँ बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस नहीं ले गया। यहाँ पे ये बंद चार्ट में दिख रहा है कि स्टॉप लॉस गया है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब ऊपर गया तो एवरेज ऊपर आया, इसके कारण आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस नहीं गया है, आपका इधर गया है। लेकिन बंद चार्ट में आपको दिख रहा है कि 2 कैंडल क्लोज कर गई है। जब ये प्राइस यहाँ आया होगा तो ये मूविंग एवरेज यहाँ नीचे होगा। राइट, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अब चार्ट में देखेंगे तो कुछ लोग जो होंगे, सर काम कहाँ, जिसको मुझे गलत साबित करना है तो वो क्या करेगा? जिसको गलत साबित अगर आपको करना है मुझे, तो पहले ही मान लेता है कि इसको गलत साबित करना है, तो उसके बाद वो आप अच्छा बता नहीं सकते हैं। कुछ भी बताएंगे उसके बाद तोड़ है कि नहीं, ये चीज कमी है, तो कहेगा देखिए 2 लाइन कट गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। भाई स्टॉप लॉस फिर ये स्टॉप लॉस नहीं है, चूंकि मूविंग एवरेज अगर जानते हो तो एवरेज अपने प्राइस को फॉलो करता है, तो उस समय दूर होगा। अब चूंकि ये ऊपर गया है, आया, तो आपको इस जगह पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस कटा है। सर मैं स्टॉप लॉस की जगह इसको टारगेट कहूँ?
हमेशा याद रखिएगा, ओके। जो आपकी स्टॉप लॉस होती है वही आपकी टारगेट भी होती है, क्योंकि जो टारगेट आप डिफाइन किए वो आपका है, बाजार का नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो स्टॉप लॉस ही आपका टारगेट है। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ये बात फिर से बता रहा हूँ, स्कैल्पर के लिए रूल अलग है, उनको फास्ट एग्जिट एंट्री करनी है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग छोड़ के कुछ और कर रहे हो तो बेस्ट स्टॉप लॉस आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस ही आपका टारगेट है, या तो स्टॉप लॉस दो या वो स्टॉप लॉस टारगेट में बदल जाए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ना, अब तो हर जगह पे ब्रोकर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देने लगे हैं, खुद ब खुद वो बढ़ने लगता है, आप उसके अनुसार कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब है कि आप उन चीजों से बचोगे। अब जैसे कैसे बचोगे, 20 ऐसे में मैंने बताई, ये 100 को हटा दीजिए क्योंकि 1 आवर के लिए है, 20 हमने बताई, हिलेगा मिलेगा यहाँ सेल में आ गए, लेकिन 20 से ऊपर है तो हम वेट करेंगे। ठीक है, नीचे आने का हम वेट करेंगे, हम तो ट्रायल ऐसे ले रहे हैं ना। ठीक है। अगर हमको लगता ही नहीं है कि हमारा यहाँ पे काम हो गया तो बुक कर लो, हिलेगा मिलेगा का अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको फॉलो करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, तो आपको ये जो समस्याएं बीच बीच में थोड़ी बहुत, जैसे गिरावट हुई 470 से गिर के आगे 439, तो आप फिर से एंट्री ले सकते हो ना। आप नहीं तो फिर फॉलो करो जैसे करना है एजिट, तो ये आपको 20 एस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करे। ठीक है। दूसरी चीज की जो एंट्री होगी 50 से ऊपर जब तक नहीं आती है आपकी एंट्री नहीं बनती है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। रेंज बाउंड मार्केट में आपको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में जाना होगा। जैसे कि आप देखिए, कोई स्टॉक को हम उठा लेते हैं जो चला हो। मीनवाइल जब तक सर चार्ट ओपन कर रहे हैं एंड पूरा सेटअप फिर से लगा रहे हैं, तब तक आप मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो भी मेक श्योर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज डू लाइक दैट, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो ऑलरेडी ये सेटअप उनको ट्राई करना चाहिए। एंड हमें बताइए कमेंट्स में कैसा लगा आपको। एंड अभी चलिए चार्ट देखते हैं। अब जैसे कि देखिए, हिलेगा मिलेगा में कैसे आप इसका यूज करके बेहतर कर सकते हैं जब इसको मूविंग एवरेज के साथ यूज करते हैं। तो सर यहाँ पे तो मैं चाहूंगा कि मैं वॉल्यूम भी देख के रहूं, क्योंकि चार्ट पे जो मूवमेंट हुआ है बहुत ही ऐसा साइडवेज रहा है पहले। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको जब साइडवेज होगी तो वहां पे आपको समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि 55 से नीचे है तो हमें कोई बाइंग करनी ही नहीं, बात ही खत्म, ये अपने काम का नहीं है। ये 55 से ऊपर आकर एक कर्व बनाए और कर्व बनाने के बाद हमको बाइंग सिग्नल दे, तभी हम बाइंग करेंगे। तो 10 में से 8 टाइम हम सही रहेंगे। लेकिन अगर ये 50 के नीचे, मतलब पानी में है, ब्लू के नीचे है, तो हमारे काम का नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब उसके ऊपर आने लगे तो कूद नहीं जाना है, तुरंत वेट करना है, पूरा तरह से उसको होने देना है, वहां पे रुकने देना है, प्राइस को बताने देना है, तभी हमें जाना है। लोग क्या करते हैं, जरा सा ऊपर आया कूद जाएंगे, पेशेंस नहीं उनके पास, तो वो फिर लॉस हो जाएगा। तो आपको इन सब जोन में कहीं पे बाइंग ही नहीं दिया इसने, आपको इन चीजों को समझना होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप एक मंथली टाइम फ्रेम पे इसका चले जाएं सीधा, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और जिस समय हिलेगा मिलेगा 55 से ऊपर आके आपको बाइंग दे, कोई भी स्टॉक, कोई भी मतलब कोई भी स्टॉक एक बार नीचे गया हो, लंबे समय तक हिलेगा मिलेगा, मंथली टाइम फ्रेम पे सेल रहा हो, है ना, सेल ऐसा है। और उसके बाद 55 के ऊपर आ गया हो, हिलेगा मिलेगा, और ये वी शेप में ऐसे बन गया हो, है ना, 55 से ऊपर आ गया भी, और 20 से ऊपर हो, 20 से ऊपर हो मंथली टाइम फ्रेम, वो 20 के एवरेज के साथ एसएल के साथ बाइंग हो जाती है। और मिनिमम होल्डिंग टाइम जो होती है करीब 1 साल होती है। 1 साल अगर उस स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो या स्टॉप लॉस खा जाए, दोनों में से पहले, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो लंबे लंबे चार्ट पढ़ते हैं, डाटा पढ़ते हैं, टेक्नो फंडा एनालिसिस, ये एनालिसिस, आपको लगेगा कि सब मोह माया है। हमें सिंपल चीजों में जाना चाहिए और सही लर्निंग छोड़ देने में। जैसे आप देखिए, टाटेक का चार्ट है ना, ये हमें यहाँ पे जाके लगभग 2500 के आसपास बाइंग देता है। कब देता है? 3/11/2025 को। यहीं पे हिलेगा मिलेगा बाइंग में आया ना। आपको आराम से यहाँ कहीं एंट्री दे रहा है। आपको जल्दी नहीं करना है कि हम यहाँ पे एकदम बॉटम पे पकड़े, टॉप हम ही बनाए। रिटेलर उल्टा करता है, टॉप पे वो खरीदता है, बॉटम पे बेचता है। इस चक्कर में नहीं रहना है, आराम से। तो 2500 पे लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगभग 1500, 1300, 1500 आएगा, 1000-1200 पॉइंट आएगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में वो स्टॉप लॉस होती है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर ही लगभग 8000 के आसपास, 8600 का मूव कर लिया। कहाँ समय लिया? वैसे ही आप किसी चार्ट को लगा लीजिए, जैसे आप यहाँ पे लगाइए, जो भी चला हो उस चार्ट को लगाइए। MCX का है ना, 55 के ऊपर आपको इन जोन में जाकर यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन करके आपको बता दिया है ना।
लेकिन ये रेंज बाउंड रहा है काफी समय, सेल में नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। राइट। सेल में तभी जाएगा जब हमारा रेड लाइन नीचे जाएगा और 50 से नीचे हमारा आएगा। तो आपको जब ये बाइंग देता है 255 पे, 300 पे, या यहाँ तक आपको 400 तक बाइंग दिया है, उसके बाद इसने सेल में गया ही नहीं है और चलता चला जा रहा है 3700 तक का। टाइमिंग कहाँ से कहाँ है, 400 500 से लेकर मतलब 2023 से लेकर अभी तक। एग्जिट तो अभी तक मिला एग्जिट नहीं दिया इसने, क्योंकि जब ब्रेक करेगा तभी ना हमें एग्जिट देगा। तो हिलेगा मिलेगा, यहाँ रेड लाइन ऊपर आ गया, लेकिन ये हमें एग्जिट नहीं दिया है, तो हमें बचा रहा है। बस हमें एंट्री के लिए देखना है हिलेगा मिलेगा। मैंने क्या कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए देखना है, लेकिन एंट्री तो हम हिलेगा मिलेगा बेस पे कर लेंगे, बट एग्जिट के लिए हमें 20 SMA वहां यूज करना है या 100 का। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम तो 100 का, लेकिन उससे ऊपर के टाइम फ्रेम तो 20 का। ठीक है, एग्जिट के लिए हम उसका यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप उससे छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो फिर 20 और 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है सर। वहां पे हम VMA यूज कर रहे हैं तो और इंट्राडे के लिए VMA यूज कर लीजिए, और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि वेरिएबल में जाएंगे, क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल मूविंग एवरेज लीजिए ना, जो प्राइस के साथ वेरी करे। फालतू की चीजों में क्यों लग जाएंगे फिर, क्योंकि हम तो छोटा टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज ही नहीं करेंगे। बहुत लोग होंगे दर्शक वो तो वेरिएबल का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, कहेंगे अब एक कौन सा चीज है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि सर आप कुछ न कुछ नया ला देते हैं। भाई मैं तो R&D करता रहता हूँ, मार्केट पे सीखता रहता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों तक जानी चाहिए, बता देता हूँ, और आप लोगों की सौभाग्य है कि चीजें बता देता हूँ। नहीं, अन्यथा मैं ना बताऊं तो मेरा फायदा ही है, मेरा नुकसान नहीं है, है ना। क्योंकि किसी भी चीज को ढूंढने में, खोजने में टाइम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, सब कुछ लगता है, और उसको मैं ला रहा हूँ आप तक। अब आपका काम है उसको बेहतर बनाओ, आगे बढ़ जाओ। देखिए, किसी भी चीज में कमियां निकाल देना आसान है, लेकिन उसको जब मिले और उसको बेहतर बना लेना, ये कला है, ये आर्ट है। तो लोग बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि बना बनाया दो, खाएं, मीठा है तीखा है बोले, काम खत्म। लोग ऐसे ही है, यही कारण है कि मार्केट उनको पनिशमेंट देती है। मार्केट कहता है नहीं, तुम्हारे टेस्ट से हमें मतलब नहीं, तुमने बनाया नहीं कि हमें इससे मतलब है, मतलब तुम्हारी कन्विक्शन उस पर है कि नहीं। तो मार्केट तो कन्विक्शन का पैसा देता है और लोग टेक्निकल एनालिसिस का पैसा मांग रहे हैं, बाजार कहाँ से देगी। आपकी कन्विक्शन का रिवार्ड मार्केट आपको देती है। और कन्विक्शन कब आएगी, जब आप सही चीजों पे जाएंगे, सही तरीके से जाएंगे। जैसे हिलेगा मिलेगा पे हमने इतनी ही बातें की, दर्शकों को नहीं पता था कि पुरानी लोग कब टूट जाएगी, कब हमें 20 यूज करना है, कैसे करना है। मैंने तो चीजें आपको ला कर रख दी, लेकिन आप इतने सालों तक मेरा इंतजार कर रहे थे कि हम आए और बताएं, आप क्यों नहीं खुद ढूंढ निकाले। आप निकाले क्या कमियां। तो जो इंसान जो होता है वो निकाल पाता है। कमियां क्यों निकाले, आप ढूंढ निकालते हैं ना कि इस तरह काम करता है। क्योंकि कोई चीज बना है कुछ तो उसकी, देखिए अच्छाई बुराई दोनों चीजों में होती है। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बताया क्या कि बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम बताता है। तो इस दुनिया में से कोई चीज हो ही नहीं सकता इसमें सिर्फ कमियां हो, अच्छाइयां भी तो होगी, तो आप ढूंढिए। राइट सर। तो आप इन्वेस्टिंग के लिए जो बिल्कुल नए हैं, या जो रिटायर्ड पर्सन हो गया, या जो बिल्कुल अभी मार्केट में नया नया आया है, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा है, उसको समझ में नहीं आता है कैंडल का हाव भाव, उसको समझ में नहीं आता है मार्केट की मोमेंटम, तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन सर तक पहले गिरे फिर दोबारा ऊपर बाय में है, बाय में है तो हमें 20 SMA आने का वेट करना है। जैसे मान लो कि जैसे इसी स्टॉक को बाय में आ गया 500 पे, अब 500 से निकल के चला गया 1300, तो ऐसा तो है नहीं कि अब ये दोबारा सेल में जाएगा तभी मैं मौका दूं तो 3000 तक इंसान वेट करे, नहीं। तो जब भी अपने एवरेज के पास आए तो ये बाइंग हो जाएगा। सर यहाँ पे भी तो मूविंग एवरेज तब दूर ही होगा। बिल्कुल वहां पे दूर होगा, क्यों नहीं दूर होगा। हाँ। मैंने क्या कहा कि बहुत कम केसेस में मूविंग एवरेज टच करता है। बहुत कम केसेस में टच करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो मूविंग एवरेज दूर है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो क्या वीकली वाला बैठ के तमाशा देख रहा हो, वीकली इसके नीचे होगा। आइए देखते हैं कितनी बार वीकली ने मौका दिया। राइट। तो वीकली एक बार नीचे जाकर दोबारा से जब ऊपर आया तब बाइंग है। मंथली, क्योंकि मंथली में तो मूविंग एवरेज आने से रहा, तो क्या हम एंट्री ना लें 500 के बाद 3000 तक वेट करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या है कि हम वेट करेंगे कि वीकली में पहले तुम नीचे जाओ या मंथली के पास आ जाओ, दोनों में से कोई भी एक पहले करो, और दोबारा से वीकली से जब ऊपर आकर ये वीकली क्लोजिंग कर दे फिर बाएंगे। डन, समझिए, समझ रहे हैं ना। फिर बाएंगे मतलब एक बार हिलेगा मिलेगा में क्या है, एक बार नीचे जाकर दोबारा आओ तो बाइंग। उसमें भी क्यों कि अगर वीकली पे ऐसा होगा तो हिलेगा मिलेगा अपना वो जो साइकिल है उसको पूरा कर लेगा, कि एक बार सेल में चला जाएगा फिर से बाइंग में आ जाएगा। जैसे वीकली में आप देखिए, सेल में गया फिर बाय में आया, तो वीकली आया तो डे वाला तो 2-3 बार उल्टा पुल्टा होगा,
वहां तो और ज्यादा मौका। और वो साइकिल पूरा किया होगा। तो जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये आपको बहुत दूर दृष्टि रखना होगा कि ये चीजें छोटे पे तो हुआ होगा, तभी आपको आगे जाना है। लोग वो चीज नहीं कर पाते हैं। सर अभी तो हमने जितना भी देखा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपने अच्छे से बताया, सारे डाउट्स को एड्रेस किया। बट आपने जैसा बताया था कि जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया तब आपको कुछ इशू आया था, और वो इशू इसलिए आया था क्योंकि आपने वॉल्यूम नहीं देखा था। तो वो क्या इशू था और हम उसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं अभी? देखिए, अब तो वॉल्यूम की वो चार्ट शायद दिख नहीं सकती है, क्योंकि वो तो स्पॉट पे वॉल्यूम आनी नहीं है, फ्यूचर पे वो मिलना नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वो हुआ था किस महीने में, 1/12/2025 के टाइम पे, कि जो मंथ था 12वां महीना 2025 उस टाइम। क्योंकि निफ्टी ब्रेकआउट ले रही थी, जो पुरानी हाई निफ्टी की थी 26,260-61 का जो था, जो हाई उसने 2/9/2024 को बनाया था, उस हाई को ब्रेक कर रही थी। तो नियम वहां पे दो काम करती हैं, उन दोनों नियम को इग्नोर किया गया और बाद में मुझे समझ में आ गया तो बहुत गड़बड़ हुई। दोनों नियम क्या है? पहला नियम है कि कोई भी ब्रेकआउट हो रहा हो तो वहां दो क्लोज चाहिए, मतलब उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर दो क्लोजिंग आपको इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल जिस कैंडल पे वो ब्रेकआउट ले रहा है। आप कभी भी बिना कैंडल क्लोजिंग का वेट किए डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जितना पैसा कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करने के कारण गया है ना रिटेलर का, उतनी शायद कोई स्ट्रेटजी सिस्टम में ना गया हो। और जितना लॉस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे होता है उतना शायद कहीं ना हो, क्योंकि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, और उस लिक्विडिटी के कारण बड़ा पैसा को मौका मिलता है। और बड़े पैसे को पता होता है कि हमारा भाई यहाँ पे लिक्विडिटी, हमारा माल यहाँ निकल सकता है ना। बड़ा पैसा क्या करता है, कम में खरीदता है वेयर हाउस में, और उसको जाकर ठेला पे लगा के बेच देता है धीरे धीरे रिटेलर को, क्योंकि एक बार में नहीं बेचता है। इसलिए कॉन्सेप्ट है कि बड़ा पैसा अपनी पोजीशन बनाने में टाइम देता है। तो वहां पे दो क्लोजिंग चाहिए। तो हमने गलती क्या की कि दो क्लोजिंग का वेट नहीं किया, स्टेटमेंट हो गया पहले ही इसी लेवल पे, 1/12 में नहीं देना था। तो बाद में समझ में आया कि नहीं, आपको काफी रिस्पॉन्सिबल और होना होगा, क्योंकि देखिए गलतियां होती हैं, लेकिन जिस चीज को रोका जा सकता है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं यहाँ पे गलती हुई, अब इसको सुधारेंगे। और उसको हमने काफी स्ट्रिक्टली सुधारने की कोशिश की आगे से, कि नहीं, इसी कारण था कि हमारे जो भी लेवल रहे 23,200 हाल फिलहाल की, कि जब तक क्लोज नहीं करता है भाई उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। उसके बाद 22,000 के आसपास का था, 21,800 का। तो काफी समझदारी से हम लोग यूज कर रहे हैं। या 23,200 का हाल फिलहाल में है, 23,400 का है, तो ये लेवल काम कर रहे हैं और आगे भी करने चाहिए। बाकी बाजार कभी भी गलत साबित कर दे तो उसका स्वागत है, कुछ और सीख लेंगे, क्योंकि देखिए बाजार में हम हैं तो या तो जीतेंगे या सीखेंगे। और वो गलती की दूसरी की वॉल्यूम राइजिंग स्टेट में होनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट हो रही है तो वॉल्यूम आसपास की जो 10-15-20 कैंडलें हैं उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए, खास करके लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट में और 52 वीक हाई ब्रेकआउट में। अगर डे टाइम फ्रेम पे नहीं है तो वीकली पे होना चाहिए, वीकली नहीं तो मंथली पे होना चाहिए। इनमें से कहीं ना कहीं किसी टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम आसपास की एवरेज से काफी ज्यादा होनी चाहिए। सर एक स्टॉक एग्जांपल पे देखते हैं। हाँ, दिखाते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है तो समस्या, तो वहां पे हमने उस चीज को भी कहीं ना कहीं नहीं देखा, और उसका परिणाम मार्केट ने कहा कि नहीं, तो हम बताएंगे आपको, आप नहीं देखेंगे तो हम आपको गलत साबित करेंगे। तो दुख हुआ मुझे, लगा गई ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जीवन में होता है, जब आप गलतियां करते हो तभी तो कुछ सीखोगे, बिना गलती कौन सीखता है ना। ये कहावत नहीं है, कौन है जो बिना ठोकरों के आबाद हुआ है। तो ठोकरें तो जरूरी है ना सिखाने के लिए, तो चीजें हैं। और जो बाजार में कहता है कि मेरी बाजार में 20 साल की एक्सपीरियंस है, मेरी 30 साल की एक्सपीरियंस है, मतलब 30 साल बाजार के थप्पड़ों को खाया है तभी तो है। तो वो चीजें थी, तो मैंने समझ में आया और मैंने उसको अपने लर्निंग बुक में रखा कि नहीं, इसको आपको हमेशा रखना है। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ही चाहिए, वो उससे मजाक नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, प्लस वॉल्यूम के साथ कैंडल की साइज भी उसी के वॉल्यूम के अनुरूप होनी चाहिए। मान लीजिए वॉल्यूम काफी ज्यादा और कैंडल काफी छोटी सी है, तो फिर बाजार से पूछेंगे कौन सा मजाक कर रहे हो आप, कि आपने वॉल्यूम आसपास में जहां 1 लाख ट्रेड हुआ था, या आप यहाँ 50 लाख में ट्रेड कर लिए हो और कैंडल इतनी छोटी है, कहाँ गया भाई। जहां वॉल्यूम है वहां प्राइस भी हो। वीपीए क्या कहता है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, मतलब वॉल्यूम इधर जा रहा है, प्राइस भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम दाएं जा रहा है और प्राइस बाएं जा रही है तो हम क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे होता है ना कि आप बाइक चला रहे हो, हैंडल आपने बाएं मोड़ा तो बाइक भी बाएं मुड़नी चाहिए, लेफ्ट बाएं नहीं मुड़ के वो वहीं अकड़ गई या राइट मुड़ने लगी, तो आप क्या कहोगे, तो बाइक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, बाइक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वैसे ही अगर वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में जा रही है तो बाइक भी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। प्राइस, वॉल्यूम आपका हाथ और बाइक हो गए प्राइस, नहीं गया क्वेश्चन मार्क है।
ये धोखा है हमारे साथ, चीटिंग है। तो बड़ा पैसा क्या करता है, वॉल्यूम में छुपा रहता है उसका रहस्य, क्योंकि बड़ा पैसा सब कुछ छुपा सकता है, हर जगह हमें धोखा दे सकता है, वॉल्यूम में नहीं दे सकता है। तो हमें जो भी प्राइस एक्शन पढ़ते हैं वो 50% ऑफ पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी मैं गलत हो सकता हूं, और 50% आपका वॉल्यूम है। विदाउट वॉल्यूम अगर आप प्राइस एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन को देखते हुए एसएमसी एफवीजी कुछ भी देखते हो विदाउट वॉल्यूम, तो आप ये मान लो कि आप 50% पार्ट को पढ़ रहे हो और उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि पेट्रोल नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि वॉल्यूम ऐसा नहीं कि हर जगह पे ज्यादा और कम ही रहेगा, वॉल्यूम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इसी मैंने कहा कि अन्ना कूलिंग की बुक को जाकर पढ़े लोग, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और जो जो बुक्स को पढ़ेंगे एक बार थैंक यू जरूर कहेंगे कि मैंने कोई अच्छी बुक सजेस्ट की है। एक व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आपने गड़बड़ बुक सजेस्ट कर दी। और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि प्राइस एक्शन, एफवीजी, ओआई सारे ओवररेटेड है, और वॉल्यूम है जो अंडररेटेड है। और वॉल्यूम पे लोग ज्यादा काम ही नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, शायद इसलिए कि उसके बारे में कंटेंट कम है, उसके बारे में जानकारियां कम है, या शायद उसके बारे में लोग काफी कम जानते हैं, या उसके बारे में कोर्सेज क्लासेस में बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोगों को तो टाइम पास करनी है ना, ओआई बता रहे हैं 4 दिन बताएंगे, 4 दिन तो निकल गए, तो शायद उतना टाइम टेकिंग वॉल्यूम नहीं लेगा। वॉल्यूम हर दिन एक कॉन्सेप्ट निकाल देगा तो 7-8 दिन में, या शायद इसलिए भी कि लोग सीख लेंगे, अगर उस बेहतर करने लगे, पैसा बनाने लगे, तो फिर लोग कहाँ से आएंगे, मार्केट में तो लिमिटेड लोग हैं, तो कुछ लोग लॉस करते रहे, शायद ये भी होगा। तो मैं समझता हूँ वॉल्यूम पढ़ना चाहिए लोगों को, और पढ़ेंगे तो उनको मजा आएगा। अब जैसे देखिए इंडेक्स की ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में हमने वॉल्यूम मिसमैच बताई, आज भी बहुत लोग वॉल्यूम मिसमैच काम यूज कर रहे हैं। जो बढ़िया से यूज करना जानते हैं तो कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी अब कुछ ना कुछ सीखना, नजरिया बदल गया है लोगों को। वॉल्यूम अब देखते हैं प्राइस एक्शन के साथ, जो मुझे मेरे फॉलोवर हैं, हाँ सर यहाँ वॉल्यूम हुआ है, स्टॉपिंग वॉल्यूम, बहुत प्रकार की वॉल्यूम बताई है। स्टॉपिंग वॉल्यूम तो बस मैं मैप बनाकर दे देता हूँ कि देखो प्राइस कैंडल छोटी हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग खुद रेडी हो जाते हैं क्या करना है। तो उनको आइडिया तो लगा कि हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना, अगर वो ट्रेड भी नहीं लिए, उस डायरेक्शन को गलत को छोड़ दिए तो भी बच गए। तो वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं कि बिना वॉल्यूम के तो प्राइस बन ही नहीं सकता है ना, और बिना प्राइस के कोई स्ट्रेंथ आएगा नहीं, और बिना स्ट्रेंथ के मोमेंटम नहीं आएगा, और बिना मोमेंटम के ना ब्रेकआउट होगा ना ब्रेकडाउन होगा। तो सारा निचोड़ तो वॉल्यूम में है, और मैं मानता हूं वॉल्यूम ही सत्य है, वॉल्यूम ही शाश्वत है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब एक बार हम ये चार्ट पे भी जाके देखते हैं, एंड क्योंकि अभी हम निफ्टी पे नहीं देख पाएंगे तो स्टॉक्स पे देख लेते हैं। हाँ, किसी स्टॉक पे देखते हैं जहाँ पे बना हो, तो मैं आपको बताने की चेष्टा करूं इसके बारे में। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, एक वॉल्यूम मिसमैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। ये ओएफएसएस का चार्ट है, ठीक है। अब जब आप वॉल्यूम देखते हैं तो पहला नियम, कुछ भी नहीं होना चाहिए चार्ट पे, ठीक है, इस एंगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आप आइए देखिए, अब वॉल्यूम में वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह बहुत सी होती है, मैं सिंपल वॉल्यूम पे जाऊंगा क्योंकि सिंपल वॉल्यूम पे कंटेंट काफी कम है। ठीक है, हिलेगा मिलेगा को सबको हम हटा देते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम सामने नहीं रखेंगे, और आपको दिखाते हैं 2-3 चीजें दिखाएंगे। जैसे यहां समझिए, ये फ्लैट बन रहा है, फ्लैट है, 2 दिन से ट्रेड हुआ, 1 आवर की टाइम के चार्ट है। अब यहां पे देखेंगे कि बड़ी सी ओपन लो बन के कैंडल बनी है, जो आसपास की कैंडलों से 4-5 गुना बड़ी है, बड़ी है। तो कैंडल अगर बड़ी है, बाइक अगर लेफ्ट हुआ है, तो वॉल्यूम भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। वॉल्यूम क्या है, आसपास की वॉल्यूम से ज्यादा है, बड़ा, राइट है। इससे बड़ी वॉल्यूम तो कुछ, अगर सबसे बड़ी कैंडल आसपास में तो सबसे बड़ी वॉल्यूम भी आसपास में, राइट। इसका मतलब क्या है कि इसका लो जो है स्टॉप लॉस है, बाकी एंट्री आपको जिधर मर्जी ले लो श्रद्धानुसार, आपको जहां इच्छा करे एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस यही है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जाने के लिए अब ऐसी वॉल्यूम चाहिए जो काफी ब्रूटल हो, तेज हो, फास्ट हो, एक आ जाए। तो आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी कोई, क्योंकि 2 दिन का रेंज अगर गया तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट में वॉल्यूम है तो रियल है। तो अब आप देखेंगे उसका परिणाम क्या होता है, राइट, हो गया। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, एक और दुर्घटना होती है, गैप डाउन हो जाती है। कितना तारीख है, 1/7 है ना, 1/7 है। हम छोटे से और टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1/7 की कौन सा है, 1/7 है ना। गैप डाउन हो जाती है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद प्राइस की कैंडल ग्रीन हो जाती है और वॉल्यूम की कैंडल रेड हो जाती है। मिसमैच हुआ, ये तो प्राइस मिसमैच हो गया ना।
बाइक इधर जाना तो इधर जा रहा है, इसका मतलब चीटिंग है, धोखा है। जो गैप डाउन हुआ है नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब इसका जो कैंडल का लो है, हमारा स्टॉप लॉस है, बाइंग कहीं भी कर लो श्रद्धानुसार, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर को अपना सिर्फ स्टॉप लॉस पता होता है। टारगेट तो गॉड और मैड को पता होता है, राइट, है ना। गॉड तो बन नहीं सकते हैं, अभी मैड होने की स्थिति नहीं आई है, जब आएगी तो देखा जाएगा। तो टारगेट आप बस अनुमान लगाते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टॉप लॉस रियल है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस, ये हो सकता है। और स्टॉप लॉस लॉजिकल होनी चाहिए कि ये हमारा लॉजिक है, इसके कारण। तो यहां वॉल्यूम मिसमैच हुआ है, काम खत्म। अब आप देखिए प्राइस क्या होता है, वहीं उसी दिन सेम डे में 10,070 से 11,123, और उसके बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। तो हमेशा 2-3 चीजें आपको याद रखना है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी, और वॉल्यूम पे काफी काम करना है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम पे काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बाजार आपको सिखाएगी। ऐसी जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पूरा वॉल्यूम सपोर्ट में है। अच्छा, हाँ, आप अभी पिक्चर आधी देख रहे हैं ना, रिटेलर वैसे ही देखता है, हम लोग तो काम करते हैं तो हमें पता है। आइए क्या हुआ है, ये 4-5 दिन का है, और एक क्लोजिंग जो हो रही है इस 5 दिन के क्लोजिंग के ऊपर है। कैंडल साइज भी इन सबसे बड़ी है, तो वॉल्यूम भी इससे बड़ा चाहिए हमें। अगर ये वॉल्यूम सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये रियल है। अब हमारा ये लो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। हम क्लोजिंग टाइम पे BTST जाएंगे, अगले दिन हम बाइंग करेंगे, नेक्स्ट डे बाइंग या स्विंग बाइंग करेंगे, या हम फ्यूचर हेज बनाएंगे, या कॉल स्प्रेड बनाएंगे, या पुट को शॉर्ट करेंगे, या कॉल को नेकेड बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस बस हमें पता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता है। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पड़ा है और वो रियल है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और वॉल्यूम देखिए धीरे से बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ी है, कैंडल ये है, बट इसका लो नहीं ब्रेक किया है। तो लो ब्रेक नहीं किया है तो ये जो वॉल्यूम है रियल नहीं है। अगर ये वॉल्यूम रियल था तो इस कैंडल की रोल लो भी ब्रेक कर देता। अगर इसका लो ब्रेक कर दिया और भले वॉल्यूम इससे कम ही होता तो अभी ये गिरावट का संकेत था, गिरेगा। क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम दोनों में से कोई भी एक गलत डायरेक्शन पकड़ा, हम गाड़ी से उतर जाएंगे। ठीक, जरूरी नहीं है कि एक ही, कोई भी गड़बड़ हुआ, जैसे आप समझिए बाइक चला रहे हैं, तो मैंने अभी कहा कि बाइक मोड़ लेफ्ट लेना है और राइट जा रहा है, तो बाइक में प्रॉब्लम है। बाइक चलाने वाले में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी तो पागल हो सकता है। उसको बाइक, उसको लेफ्ट जाता हो पागल, उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, इधर दिमाग चला रहा है, वो भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी अगर गड़बड़ करता है तो पुलिस कहे कि साइड इसको करो जी इसको पता करो पहले सही है नहीं, इसको चलान वगैरह करना है कि नहीं करना है, कुछ तो प्रॉब्लम। या कोई कहेगा नहीं चलाने वाला पागल है, कुछ कहेगा बाइक खराब है। तो दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए। दोनों में से एक ने भी डायरेक्शन गड़बड़ किया, आपको ट्रेन से उतर जानी है। तो मैंने क्या कहा कि आप जब स्टडी करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम रियल है। हम रियल चीज़ों की बात नहीं करते हैं मार्केट में, ऐसे बहुत सी चीज़ों पे करते हैं और फंस जाते हैं। मैंने कहा इसलिए अगर आपने जीवन में 4 साल 5 साल संघर्ष किया है, सफलता नहीं मिल रही है, तो चलो एक बार वॉल्यूम भी पढ़ के देख लेते हैं। इतनी तो चीज़ें पढ़ ली ना, और वॉल्यूम को डीप में पढ़ते हैं। जैसे बाकी चीज़ों पे 5 साल दिया है तो इस पर भी कम से कम 5 महीने देना है। तराशने में खुद को कष्ट होता है साहब, 5 महीने देना है और फिर बोलना है कि अब मैं सफल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे बोलेंगे? तो जब आप 5-6 महीने देंगे आपको समझ में आएगा कि रियल चीजें क्या है। जैसे अभी तो मैं चार्ट के माध्यम से बताया, तो बना हुआ चार्ट पे तो हर कोई 30 मार खा है। जब चार्ट ना बना हो, बात कहे तब ना बात बने। तो अभी तो रियल मार्केट चल नहीं रही है कि यहाँ पे मैं कुछ कहूँ, ये चीजें हैं। लेकिन आज हमने बहुत लोगों को बताई सिखाई, आज वो रियल मार्केट में खुद से कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भेजते रहते हैं सर मैंने किया हो कि मैं, अच्छा लगता है। कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी एक दिन कर लेंगे। सर आई बिलीव कि अभी हमने मुश्किल से 15 मिनट बात किया वॉल्यूम पे, और यही लगता है कि बहुत ज्यादा है, एंड अभी बहुत ज्यादा बचा भी हुआ है वॉल्यूम पे बात जो करने को। 15 मिनट में हमने चीजें बता दी, आपके दर्शक खुद से बताएं कि उनकी एक्सपीरियंस 15 गुना बढ़ गई होगी। और मैं उनको ये भी बताऊंगा कि इस 15 मिनट में जो चीजें उन्होंने सीखा है, लाइफ के उनको 2-4-5 साल बचा लिया। और आगे से जब ट्रेड करेंगे ना, तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनके बहुत पैसे बचा लेंगे। लॉसेस भले वो ट्रेड ना ले पाए, लेकिन उनके लॉसेस अब बच जाएंगे। वो ट्रेड लेने से पहले वॉल्यूम को देखेंगे, और जहां उनको गड़बड़ लेगा ट्रेड नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा कि नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन। क्योंकि देखिए लर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि बाजार जब सिखाएगा तो बहुत पीड़ा होने वाली है और बहुत पैसा जाने वाला है, सब कुछ छीनेगा। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि मेरे टाइम पे तो कोई भी बताने वाला नहीं था, मैंने तो RSI सीखने के भी लाखों रुपए दिए, RSI सीखने के।
तो आप समझिए, और लाख रुपए के वैल्यू था ना, आज की टर्म में देखें तो बहुत बड़ा पैसा है। बहुत बड़ा। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको 2005-6 की। उस टाइम लाख रुपए सैलरी सर, लाख रुपए 2-3 लोगों की सैलरी होती थी साल की। मुझे याद है सर, डीजीपी की सैलरी 26,000 मूल वेतन शायद हुआ करता था, 5/5 पे कमीशन में शायद ये चीजें थी। तो मूल वेतन के बाद डीए वगैरह कर, तो वही आप समझ लीजिए कि 2-3 महीने का सैलरी हो गया। उस टाइम पे था ही नहीं ना, आप करोगे क्या? आपको कुछ भी जानना है तो भाई सामने वाले से कंसल्ट करो, कर लो, दुनिया मुट्ठी में फोन है, और उससे कितना कंसल्ट करोगे? नहीं नहीं। राइट। तो समस्याएं वो सब चीजें थी, लेकिन समस्याओं जब होती है तो इंसान बेहतर होता है। मुझे लगता है अगर वो सब समस्याएं नहीं होती, उतनी उसकी कॉस्टिंग नहीं होती, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान जहाँ पे है उसका कुछ ना कुछ तो रीजन है, तो दिखाना था। और मेरी सर देखिए, मैं ये मानता हूँ, मेरी अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं मार्केट में रहा और इतना लंबा समय सर्वाइव कर गया, या मार्केट में मैंने जो भी कुछ कर पाया, ये मेरी अचीवमेंट नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरी बस एक ही अचीवमेंट है कि मैंने अपने समाज में, अपने घर के लोगों में, हमें जो जानने वाले हैं, उन सबके मैंने माइंडसेट को बदल दिया। आज वो सारा समाज ये मानता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है। आज हमारे गांव जाइए आप, हमारे आसपास 15-20 गांव है, कहीं भी चले जाइए और वहां जाकर पूछिए कि क्या स्टॉक मार्केट जुआ है, शायद ही कोई आपको कहेगा। लोग हमें बोलते थे कोई एक आदमी दिखा दो जो मार्केट में पैसा बनाता हो, आज हमारे पास जाइए, गांव के लोग हमारे ओर इशारा कर देंगे। ये मैंने लोगों का नजरिया बदला। आज जो हमारे घर के लोग, बाहर के लोग जो कहते थे कि नहीं कर सकते हो, अब वो कहते हैं मैं तो कहता था कि कर लेगा। मैंने लोगों का माइंडसेट और नजरिया बदल दिया है, यही मेरी अचीवमेंट है। और ये नजरिया मैंने जो बढ़ा है, आने वाले 2-3 जनरेशन तक अब ये चलेगा। शायद हमारे बाद भी 2-3 जनरेशन चलेगा, जब स्टॉक मार्केट के नाम आएगी लोग बताएंगे कि नहीं ये चीजें थी। तो मेरी अचीवमेंट है कि मैं बिहार जैसे देश में रह के, प्रदेश में रह के, और वहां पे स्टॉक मार्केट को, चीजों को आगे लाया, और लोग अब सीखना चाहते हैं। मैंने सर लोगों को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताया कि आप आरए करो, आईए करो, फाइनेंस पर हो। क्योंकि देखो, फाइनेंस पढ़ोगे तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, कहीं आरए कर लोगे, कहीं आईए कर लोगे, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी आपको। फाइनेंस के लोग जल्दी बेरोजगार नहीं होते हैं। हमारे यहाँ क्या था, बीए कर लो, एमए कर लो, हिस्ट्री ऑनर्स कर लो, और चलो जी अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की करते हैं, दरोगा करते, कितने लोगों का लगेगा यार? एक टाइम के बाद बेरोजगार रह जाओगे तो क्या करोगे? सरकारी नौकरी सबकी नहीं हो सकती है ना, मुश्किल है। तो आपको जब सरकारी नौकरी सबकी नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप कुछ ना करना के लिए अब क्या करोगे? दुकान खोलोगे, कपड़े का दुकान, ये सब कितना सक्सेस है? आप फाइनेंस पढ़ो। तो हमने बताई, बहुत से लोग उसके थ्रू आरए किए हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स में से भी 2-4 आरए किए हैं। इंडिया में लगभग 1500-1600 भी आ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट सेबी के। तो मुझे लगता है उसमें 50-60 तो हमारे द्वारा बोलने के बाद किए हैं। फाइनेंस बहुत बड़ा सेक्टर है, सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग ही नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग ही नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया है। इसके अलावा भी दुनिया, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को पढ़ा सकते हो, आरए, आईए, पीएमएस, म्यूचुअल फंड, बहुत कुछ कर सकते हो। अनंत है इसकी संभावनाएं। लेकिन क्या है, लोगों को सिर्फ लगता है कि नहीं ये जुआ है। अरे पूरी कैपिटल मार्केट में ही दुनिया है, सुई से लेके प्लेन, फाइटर जेट तक यहाँ लिस्टेड हैं। और जब आप सीखना शुरू करते हो तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, एक भूख अंदर से जागती है सीखने की, और आप कर गुजरते हो। और खाना टेस्टी नहीं होता है साहब, भूख ज्यादा होती है। बात सही है सर। मैं अभी घूमने गया था, मैंने रियलाइज किया। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत Thank ही you. मजा आया मुझे आपसे बात करके। एंड मुझे लग रहा है कि अगर हम ये अगले 2-3 घंटे पे रिकॉर्ड करें तो कम ही होंगे, बट ऑफ कोर्स समय का अभाव हमारे पास। हमारी ऑडियंस 1 ही घंटे देखती है, उनको लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा बड़ी वीडियो तो हम नहीं देखेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा बीच में कि हमारे भी जो ऑडियंस है, तो पहले मैं 1.5-2 घंटे की वीडियो बनाता था। उसके बाद बहुत लोग आए, नए लोग जो ज्वाइन करते हैं, सर 10 मिनट का बनाइए, 15 मिनट बनाइए। मैंने उनकी बात सुनी, 10-15 मिनट बनाना शुरू कर दिया। बाद में जो पुराने ऑडियंस थे नाराज हो गए थे कि सर आप 2 घंटे बनाते अच्छा था, 3 घंटा बनाते, अब 15 मिनट। मैंने कहा यार, एक तो 15 मिनट वाले हो, एक 2 घंटे वाले हो, अब तुम लोग सीखो, बहुत बनाया। अब टाइम भी कम रहता है, मैंने कहा तुम लोग अब सीखो। तो 2-2 घंटे वाले एंजॉय करते थे। आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे, पुरानी जितनी वीडियो है, शायद ही कोई ऐसी वीडियो जो 1 घंटे से कम हो, कुछ तो 2-2, 3-3 घंटे की। आपका डेडिकेशन है। क्योंकि देखिए, मेरी कोशिश थी साहब कि मेरे टाइम पे किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरे टाइम पे लोगों ने गलत डायरेक्शन बताई, अनलर्निंग में मुझे टाइम लगा, काफी पैसे लगे, टाइम गया, और काफी पेन होता है जब कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। जब आप कॉर्नर में जाकर अकेले बैठ के परेशान होते हो, सोचते हो, फ्रस्ट्रेशन में होते हो, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि उस लाइफ को मैंने जिया है। मैं चाहता हूँ कि लोग को उस लाइफ में से कुछ पल अगर उनका बच जाता है, तो मुझे लगेगा कि उनमें मैंने अपनी जिंदगी जी ली। क्योंकि जो चीजें मैंने जिया है लाइफ का, वो एक्सप्लेन करना वर्ड में संभव ही नहीं है। उस पेन को अगर जानना हो आपको,
तो जाइए हमारे बारे में गाँव घर जहाँ पता कीजिए, तो बताएँगे लोग कि ये किस परिस्थिति में इंसान था और कहाँ से कैसे उठा है। मैं यहाँ के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए, सीखिए, सीखने पे इन्वेस्ट कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाता है। एजुकेशन में इतनी ताकत है कि आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगा। तुरंत नहीं आएगा बट आएगा। और जब आप सीखें तो अपने समाज के लोगों को, घर के लोगों को इतना काबिल अपने आप को बनाएँ कि उनकी नज़रिया बदल जाए। जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, वो कहे कि मैं कहता था कुछ करेगा। तो इस लेवल की डेडिकेशन से आगे बढ़िए और एक दिन आएगा आप लोग करेंगे और ज़रूर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो असंभव है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं और आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर से विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मजा आया आपसे बात करके एंड ऑफ कोर्स हमें आपसे और बहुत कुछ सीखना है। एंड अगर एक मैं सर चाहूंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो एक वॉल्यूम पे करें बहुत अच्छे से, एंड वो सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होता, अगर हमारी ऑडियंस भी कमेंट करे कि लिखेगी कि उनको वॉल्यूम के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आप कमेंट कीजिए वॉल्यूम, एंड हम सर से फिर समय लेंगे एंड एक और वीडियो, बहुत डिटेल वीडियो वॉल्यूम के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे सर वॉल्यूम को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, एंड हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में, अगले पॉडकास्ट में, अगले लर्निंग वीडियोस में। एंड जाइए आप सर का कोर्स चेकआउट कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। बहुत ही वंडरफुल कोर्स है, हमने सर के साथ रिसेंटली रिकॉर्ड किया एंड आपको बहुत, आज तो जो आपने सीखा वो कुछ नहीं था, वो कुछ परसेंटेज था जो उस पूरा सर का ओवरऑल जर्नी था, उससे बहुत कुछ अच्छा नया सीखने को आपको मिलेगा। एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का आपको सेशन, क्या आपका फीडबैक, क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, सब बताइए, सो दैट अगली बार हम और आपके लिए और अच्छी चीजें लेके आए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।